हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 जून पर पहुंचे, और आज के इंपॉर्टेंट जो हमारे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आप देखने वाले हैं। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीसी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप प्रिंस_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। कि जो इंपॉर्टेंट 10 एरियाज है उसको देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन नेशंस के बारे में जानेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। कैस्पियन सी, नेशनल पार्क, लैंड बॉर्डर, स्ट्रेट को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। अंटार्कटिक, नॉर्थ सी एंड रिवर सिस्टम्स को लेकर भी एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमालयन पासेस के बारे में भी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो प्राइम मेरिडियन कौन सी कंट्री में से होकर गुजरता है। यहाँ पर आपको अलग अलग नाम दिए हैं। यूके दिया है, फ्रांस दिया है, घाना दिया है, कोंगो दिया है। मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो मैं आपका स्टार्ट कर देता हूँ। विद इन 10 सेकंड्स में आप सोच समझ के आंसर करें। फिर मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं प्राइम मेरिडियन को लेकर कि ये कहां से पास करता है और ये होता क्या है। चलिए, सो यहाँ पे टाइम इज ऑलमोस्ट अप, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सो प्राइम मेरिडियन अगर आप देखेंगे, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, बिकॉज 200 डेज की और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर जो हमारा ज्योग्राफी है एज एनसीईआरटीज वो सिलेबस स्टार्ट हो गए, और स्टार्टिंग के अंदर ही ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहां पर हमने क्लियर किए हैं। तो मैंने वहां पे आपको लास्ट टाइम बताया था कि इक्वेटर जो है वो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, और इसी तरीके से जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जिसमें प्राइम मेरिडियन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ही आपकी जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच है लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो लोकेट करके जिसके बेसिस पर टाइम जो होता है पूरे वर्ल्ड का वो डिसाइड किया जाता है। ये खैर आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट है जो मैंने आपको 200 डेज और मिशन यूपीएससी में जो आपका भी चल रहा है। लेकिन करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हमें पढ़ना हो तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी कंट्रीज फॉल करती है, या फिर साउथ टू नॉर्थ कौन कौन सी कंट्री फॉल करती है। ठीक है, ये सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप यहां पर देखेंगे, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, देन माली है, बुर्किना फासो, घाना है और टोगो है। ये सारी कंट्रीज जो इसके ऊपर फॉल करते हैं। ऑफकोर्स यहां पर यूनाइटेड किंगडम तो सबसे पहले आना ही था, क्योंकि वहीं से ही ग्रीनविच को एक बेस बनाकर पूरी दुनिया का जो टाइम है वो यहां पर डिसाइड किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे यूके, फ्रांस, घाना तीनों इसके अंदर थे, लेकिन कोंगो जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आपकी ग्लोब के ऊपर प्राइम मेरिडियन जो है वहां से पास करती है और कौन सी कंट्री से पास नहीं करती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट आपको वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उनको यहां पर लगाना है, और यहां पर एक बार जल्दी से मैप बनाइए, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। तो यहां पे आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको लगाना है। कुंभलगढ़ दिया है, यहाँ पर पंचमढ़ी दिया है एंड पलामू दिया है। तो यहाँ पे सोच समझ के आंसर करिएगा, और अगर चाहे तो इन राज्यों के नाम भी बता सकते हैं। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, क्योंकि राज्यों के नाम पता होंगे तो एग्जाम में अगर कुछ और घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट ना पूछा जाए, इसके आगे एक राज्य का नाम दे देंगे, इसके आगे दूसरे राज्य का नाम, इसके आगे तीसरे राज्य का नाम, फिर आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। मैं एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूं वैसे। चलिए, सो दिस इज द मैप। एक बार थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो कुंभलगढ़ आपको राजस्थान में दिख रहा है, फिर
मणि काफी फेमस जगह है, एमपी के अंदर है। देन आपका पलामू है, ये कहाँ पर आपका फॉल करता है, झारखंड के अंदर, बिहार से बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वेस्ट टू ईस्ट जाना था, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो पहले कुंभलगढ़ है, फिर पंचमढ़ी है, फिर पलामू है। यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ऑलरेडी ये आपको सीक्वेंस में दिया गया, तो पहले कुंभलगढ़ है, पंचमढ़ी है, फिर पलामू है, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कैस्पियन सी को लेकर पूछा गया। कैस्पियन सी इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करते हैं, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ईरान, 3 हम आपको दिए हैं। मैंने टाइम पीरियड आपका स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन। यू हैव 5 सेकंड्स इन योर हैंड। मैप के ऊपर भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कौन कौन सी कंट्रीज जो है कैस्पियन सी को सराउंड करती है। तो यहां पर आइए एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। सो यहां पर देखिए ये आपका कैस्पियन सी है और इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करती है, कजाकिस्तान है, देन तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, दिस पोर्शन जो है ये भी आपका कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज जो है इसको सराउंड करती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो तुर्कमेनिस्तान क्या था, बिल्कुल था, रशिया था, बिल्कुल था, ईरान था, बिल्कुल था, और इनके अलावा अगर आप ध्यान दें तो अजरबैजान भी शामिल था इसके अंदर और कजाकिस्तान भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपके तीनों जो है वो कंट्री सराउंड करती है किसको, आपके कैस्पियन सी को। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है रेमोना नेशनल पार्क। पूछा कि रेमोना नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है। यहां तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी अभी करंट अफेयर्स में आया था। क्या ये नागालैंड में है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। और रेमोना नेशनल पार्क काफी ज्यादा न्यूज में था आजकल। रीजन जो थे वो असम में 6th और 7th नेशनल पार्क जो आया उसको लेकर थे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर नहीं, करेक्ट आंसर इज असम। ये तो अब इतना इजी क्वेश्चन हो गया, इतना करंट है कि अगर ऑप्शन नहीं भी दिए होते तो भी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, एंड ये चीजें कैसे होती हैं कि बिना ऑप्शन दिए भी आप आंसर कर पाए, व्हेन यू प्रैक्टिस अलॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये टॉपिक हमने रिसेंटली भी पढ़ा है और इसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया है। दैट्स वाई ये इतना आसान हो गया हमारे लिए। जैसे कि शुरू में कहा था कि जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल करती है, हो सकता है आपको नेशनल पार्क या फिर चीजों को याद करने में मुश्किल होती हो, लेकिन जितनी बार जिस चीज से हम एक्सपोज होते हैं, जितनी बार जिस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज उतनी ज्यादा आसान हो जाती है। यहां पर एक बार जो वेरियस नेशनल पार्क है वो भी देख लीजिए। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछे जा सकते हैं। डिब्रू सैखोवा सबसे ईस्टर्न साइड पे है। फिर आपका नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर होलंगपा की बोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिखेगी, काजीरंगा नेशनल पार्क दिखेगा। देन आपका लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर लोकेट करता है। मैं दोनों बता रहा हूँ, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही। ओरांग भी यहाँ पर है। फिर आपका आता है मानस। ठीक है, तो ये लोकेशन जो है ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चाइना शेयर इट्स बॉर्डर विद, चाइना अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है। 4 यहां पर नाम दिए, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान या फिर पाकिस्तान। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, आप विद इन 10 सेकंड्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। चाइना अभी काफी ज्यादा न्यूज में था अपने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी, अदरवाइज भी उइगर मुस्लिम्स को लेकर भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी मैप के ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसका बॉर्डर टच करता है। एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं क्या इन चारों कंट्रीज में से किसी से भी जो बॉर्डर है वो टच करता है। तो यहाँ पे देखेंगे मंगोलिया से साफ साफ बॉर्डर टच हो रहा है, ऊपर रशिया से भी थोड़ा सा बॉर्डर टच हो रहा है, कजाकिस्तान से, पाकिस्तान से, इंडिया से जो बॉर्डर है वो चाइना अपना शेयर करता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान वाज इजी टू गेस, तो पाकिस्तान तो होना ही होना था, तो ए को आप एलिमिनेट कर सकते थे। मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान से भी जो बॉर्डर है वो टच होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि चारों कंट्री से यहाँ पर बॉर्डर जो है वो टच हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि कुक स्ट्रेट के बारे में पूछा गया। कुक स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है, क्या ये न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया को करता है, या फिर नन ऑफ द अबव किसी दूसरी 2 एंटिटीज को ये सेपरेट करता है। टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है, जल्दी से मुझे बताइएगा। कुक स्ट्रेट सुना होगा आपने, काफी अच्छा प्लेस माना जाता है, डिस्कवरीज पे भी इसको काफी ज्यादा कवर किया जाता है। और अगर मैं आपको मैप के ऊपर एक बार दिखाऊं इसे, हियर इट इज यहाँ पे। सो दिस इज न्यूजीलैंड, जो आपका नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का और साउथ आइलैंड है, उसके बीच में आपकी कुक स्ट्रेट है जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज द कुक स्ट्रेट। यहाँ पे आपका वेलिंगटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका पिक्टॉन दिखाई दे रहा है, तस्मान सी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और साउथ पैसिफिक नीचे है। सो कुक स्ट्रेट बेसिकली आपका जो न्यूजीलैंड है उसी को ही कनेक्ट करती है, इसको नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सेपरेट करती है, कनेक्ट करती है, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जो नॉर्दर्न है और सदर्न पार्ट उसको सेपरेट करने का काम
कुक स्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज में था। A76 आइसबर्ग कार्व फ्रॉम, A76 आइसबर्ग जो है उसे कहां से कार्व किया गया है? लॉर्सन आइस शेल्फ से, रोन आइस शेल्फ से, एमरी से, या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पर आंसर देने की कोशिश करें। A76 आइसबर्ग अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, काफी बड़ा हिस्सा जो है ये आपका सेपरेट हुआ था। ये आपको बताना है कहां से हुआ था। यहाँ पे हमने कार्विंग के बारे में भी पढ़ा था और भी काफी सारी चीजों को डिस्कस किया था। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको मैप भी दिखाया था और जो आपके अंटार्कटिका के अंदर अलग अलग आइस शेल्स हैं वो भी मैंने आपको इमेज के अंदर दिखाए थे। चलिए एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। A76 कार्व्ड वैसे जो हुआ है वो रॉन आइस शेल्फ से हुआ है, तो आंसर तो वैसे यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। एक बार मैप के ऊपर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। सो हियर इट इज। सो दिस इज रॉस गेट्स है, यहाँ पे अबोट है, जॉर्ज है, विल्किंस है, यहाँ पे आपका लॉर्सन सी है जो कि अलग हुआ था, रोन भी है यहाँ पर, देन राइजर लॉर्सन है, एमरी है, वेस्ट एंड शेकल्टन है। तो ये सब पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा किससे अलग हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड या सराउंड्स नॉर्थ सी। नॉर्थ सी को इनमें से कौन कौन सराउंड करता है? क्या फ्रांस करता है, यूके करता है, नेदरलैंड करता है? टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा मैप को कि नॉर्थ सी जो है इसको किस किस के द्वारा, किस किस कंट्री के द्वारा सराउंड किया जाता है। बाकी तो मैप देखेंगे तो आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। चलिए मैप के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखिए दिस इज नॉर्थ सी, ऊपर नॉर्वेजियन सी है, यहाँ पे नॉर्वे भी दिख रहा है, स्वीडन भी दिख रहा है, डेनमार्क भी है, नेदरलैंड भी है, नीचे जर्मनी भी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूके है, फिर नीचे अटलांटिक ओशन हो जाता है और फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल भी आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आए तो यहाँ पे फ्रांस, यूके, नेदरलैंड तीनों ही कंट्रीज जो है वो सराउंड करती हैं किसको? नॉर्थ सी को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। बाकी साथ के साथ मैंने इंग्लिश चैनल भी आपको बता दी, क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है और नॉर्थ टू साउथ भी ये कंट्रीज लगाने के लिए पूछी जा सकती हैं, या पूछा जा सकता है नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, इन तीनों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ लगाए। तभी मैंने आपको आसपास की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर दिखा दी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। गोदावरी रिवर सिस्टम को लेकर पूछा गया गोदावरी रिवर सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। गोदावरी रिवर सिस्टम कहां से ओरिजिनेट करता है? त्र्यंबकेश्वर से, अमरकंटक से, गुरु शिखर से, या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पर टाइम पीरियड जो है वो मैंने आपका शुरू कर दिया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। यू हैव 5 सेकंड्स इन योर हैंड। फिर इसे मैप के ऊपर देखेंगे कि गोदावरी जो है वो निकलती कहां से है। सो करेक्ट आंसर इज त्र्यंबकेश्वर, सी ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। गोदावरी बेसिन देख लीजिए और इसकी जो वेरियस ट्रिब्यूटरीज है वो भी आपको यहां पर दिख जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि जोजिला पास को लेकर पूछा गया। जोजिला पास कनेक्ट्स किस किस को कनेक्ट करता है? ये श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करता है, हिमाचल को जम्मू कश्मीर के साथ, सिक्किम टू भूटान, नन ऑफ द अबाउट। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा कि जोजिला पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए, 3 है, चौथा तो बिल्कुल ओपन एंडेड है और उसमें कोई भी चीज आ सकती है। चलिए तो करेक्ट आंसर यहां पर है श्रीनगर टू ले। जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है। मैप के ऊपर भी देख लीजिए दोनों एरिया को कनेक्ट किया जा रहा है इसके अंदर। करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 जून पर हम पहुंच चुके हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम माइग्रेटरी स्पीसीज, ड्रैगन मैन, यूएवी, मार्केट ऑपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इतत दीवार के बारे में जानेंगे। द्वार है एनहेंस्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, नेवल एक्सरसाइज, आर्टिकल 371 और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच आउट द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट। तो इनमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो कि सबसे लंबा ट्रेवल करता है माइग्रेटरी रूट के ऊपर? 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, वो मैं शुरू कर देता हूं यहां पर और आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। द हिंदू से न्यूज बनाई गई है क्योंकि यहां पर कुछ मेजर जो इंसेक्ट्स थे उनको स्टडी किया गया। ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, लोकस्ट। लोकस्ट काफी न्यूज में थे, ये भी काफी ज्यादा ट्रेवल करके पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आए थे। यहां पर जो आपके साइंटिस्ट है उन्होंने पाया है कि जो आपका पेंटेड लेडी बटरफ्लाई है वो 12,000 से 14,000 किलोमीटर जो है राउंड ट्रिपिंग करके ट्रैवल करते हैं। तो काफी बड़ा जो दूरी है, काफी बड़ी दूरी इनके द्वारा जो तय है वो करी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो वैसे तो काफी सारे ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाई, लोकस्ट जो मॉथ्स है ये भी ब्रीडिंग सीजन के दौरान माइग्रेट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेट जो किया जाता है वो लेडी बटरफ्लाई के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से दिखती है, दिखा देता हूं आपको। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्रोनोलॉजी पूछ रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर। होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस। होमो निएंडरथाल जो है कुछ दिन पहले न्यूज में थे क्योंकि पाया गया कि ऐसे
जो होमो निएंडरथाल होते थे, इनके अंदर जो जीन्स थे जो आजकल होमोसेपियंस के अंदर पाए जाते हैं, उन लोगों को कोविड के चांसेस कम होते हैं। फिलहाल यहां पर मैं आपसे सिर्फ क्रोनोलॉजी एवोल्यूशन पूछ रहा हूं कि पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए और फिर कौन आए। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आपको लगाना है। 10 सेकंड्स का टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल दिया गया था कि डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन मैन स्कल करी गई है चाइना में, जिसमें यहां पे ह्यूमन फैमिली ट्री जो है उसको समझने में हेल्प मिलने वाली है। तो यहां पर एक ड्रैगन मैन का जो स्कल है काफी बड़े साइज का वो मिला है, और ये मिला है चाइना के अंदर, और माना जा रहा है कि ये किस पर्टिकुलर स्पीसीज को बिलोंग करता है। इसको एक नई स्पीसीज का माना गया, होमो लोंगी नाम दिया गया। ठीक है, होमो लोंगी। और इसी में ही बाकी 3 जो स्पीसीज हैं उनके नाम भी दिए थे। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये आपको बताना था। तो जो कन्वेंशन है उस हिसाब से हम कहते हैं कि होमो इरेक्टस पहले नंबर पे आए, उसके बाद होमो निएंडरथाल्स, और उसके बाद अभी लेटेस्ट होमो सेपियंस जिसमें हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3, 2, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख लीजिए जो लेटेस्ट होमोसेपियंस है यहां पर, उनसे हम लोग मैच खाते हैं। ठीक है, ड्रैगन मैन के बारे में भी याद रखिएगा, स्कल काफी बड़ा है जो कि चाइना के अंदर मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेकर है। पूछा गया यूएवी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। हेरोन के आगे दिया है इजराइल, हार्पी के आगे दिया यूके, सर्चर के आगे दिया है यूएसए। तो यहाँ पे अलग अलग यूएवीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा यूएवी कहां पर किस कंट्री का है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपका शुरू कर दिया, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है और कहा गया कि डिस्पाइट द शॉर्टेजेस, आर्मी एविएशन जो है उन्होंने धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस जो है एलएसी के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यहां पर काफी सारे यूएवीज को भी लगाया जाएगा। आप जानते हैं कि एलओसी वाली बाउंड्री जो है हमारी पाकिस्तान से लगती है और एलएसी वाली बाउंड्री जो है वो चाइना से लगती है, और चाइना के यहां से ही हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वहां पर जो हेरोन यूएवीज है उनको प्रोक्योर किया गया किससे, इजराइल से, ताकि उनको यहां पर डिप्यूट किया जा सके। तो हेरोन जो है वो इजराइल से आते हैं, वैसे हार्पी और सर्चर जो हैं ये भी इजराइल से आते हैं, ना कि यूके यूएसए से। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही इजराइल के हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें से जो आपके हेरोन है इनको एलएसी के ऊपर नजर रखने के लिए, ताकि चाइनीज जो है वो कुछ गड़बड़ ना करे, ये यहां पर लगाए जाएंगे सर्वेलेंस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड इन द मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, देखिए मोनोपोली को रोकना जरूरी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी ये इंश्योर करता है कि मोनोपोली नहीं बने। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो कि वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को कहा जाए कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद प्लेयर ना बने। ठीक है, अब देखिए ये काफी समझने वाली स्टेटमेंट है। समझने वाली क्यों, क्योंकि ये चीज मैंने आपको जब Amazon का हिंदू एनालिसिस में मैंने आपको एक आर्टिकल जो था Amazon फ्लिपकार्ट किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं वहां पर पढ़ाया था। जिन लोगों ने हिंदू एनालिसिस किया वो तो इसको आंसर कर ही देंगे, नहीं तो वैसे मैंने हिंट भी दे दिया है यहाँ पर। अदरवाइज एनालिसिस जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक पर्सपेक्टिव जो होता है ना डेवलप करना, वो पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड, बाय डाइवर्समेंट ऑफ स्मॉल कंपनीज टू द बिग वन, छोटी कंपनीज को डाइवर्स करके बड़ी कंपनीज में ले जाना। बाय मेकिंग सर्च इंजन मोर ट्रांसपेरेंट, गूगल जैसे सर्च इंजन को ट्रांसपेरेंट बनाना। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो गया। द हिंदू के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये जो आर्टिकल था वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। ट्राई टू आंसर दिस, यू हैव 3 सेकंड्स इन योर हैंड। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि Amazon के अंदर क्लाउड टेल है, अपेरियो रिटेल है, Amazon का अपना रिटेल है, ये Amazon की कंपनीज है, राइट। और ये लोग ज्यादा चीजों को बेच रहे हैं। जब भी हम लोग सर्च करते हैं Amazon के ऊपर, कुछ मैंने लास्ट टाइम हिंदू एनालिसिस में आपको बताया था, आप चेक जरूर करिएगा कि उसका सेलर कौन है। ज्यादातर मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी की कोई आइटम होगी, अपेरियो रिटेल दिखेगा, अदरवाइज कोई ईटेबल होगी तो Amazon रिटेल दिखेगा, और क्लाउड टेल आपको बहुत सारी दूसरी जगह पे दिखाई देगा, जो कि Amazon की खुद की कंपनीज है, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को खत्म करने का काम करते हैं। क्योंकि Amazon अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ही सेलर्स को बढ़ावा दे रहा है, दूसरे सेलर्स को नहीं दे रहा। वहां पर मैंने आपको जो आपका हाइपर सिटी है, बिग बाजार है, या फिर आपका इजी डे है, उनके भी एग्जांपल्स दिए थे, मोर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा आगे रखते हैं और जो दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पीछे रखते हैं, जिससे कि कुछ सेलर को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये अगर हम अवॉइड करें ये चीज तो क्या फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि Amazon फ्लिपकार्ट को जितना आप अपने ही सामान को वेटेज देते हैं उतना ही आप दूसरे सेलर के सामान को भी वेटेज दो। क्योंकि बराबर वेटेज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को खत्म कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। क्या सर्च इंजन के लिए भी ये फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल। ईयू ने, अगर आपको याद हो, यूरोपियन यूनियन ने अभी गूगल को एक हिदायत दी थी कि आप अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्च इंजन के अंदर दिखाना बंद करो, या फिर जो कंपनीज आपको पैसे देती हैं उनके प्रोडक्ट्स को दिखाना बंद करो, क्योंकि इससे अनफेयर जो मार्केट है वो क्रिएट होती है। कुछ लोगों को फायदा मिल जाता है और कुछ लोगों को फायदा नहीं मिलता है। वो चीज का रोका जाना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से इससे भी हमें हेल्प मिलने वाली है। तीसरी चीज जो है
क्या डाइवर्स्ट करना स्मॉल कंपनीज को, मर्ज कर देना बड़ी कंपनीज के साथ फायदेमंद होगा? देखिए, अगर हम छोटी छोटी कंपनीज को खत्म करके उसको एक बड़ी कंपनीज के अंदर डाल देंगे तो इससे तो मोनोपोली क्रिएट होगी, इससे मोनोपोली खत्म थोड़ा ना होगी। तो वही चीज कही गई है कि यहां पर बाय डाइवर्समेंट ऑफ स्मॉल कंपनीज टू द बिग वंस नहीं, इवन जो एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट होते हैं इनसे भी क्या होता है, मर्जर होते हैं, इनसे भी जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है वो बढ़ती है। छोटी छोटी कंपनियां एक बड़ी कंपनी में जाकर मिल जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, वो बड़ी कंपनी अपनी रूल्स को डिक्टेट करना शुरू कर देती है। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मोनोपोली को कम करने की कोशिश करेगा, बट सेकंड पॉइंट जो है वो मोनोपोली को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि इतत द्वार के बारे में। यहां पे किसी द्वार मतलब एंट्री गेट की बात करी गई है। इतत द्वार रिसेंटली न्यूज में देखा कि क्या है, ये कोई रिलीजियस साइट है, सूफी फिलॉसफी है, कोई नई मस्जिद बनाई गई है, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ और ही चीज है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया आपका बिजनेस स्टैंडर्ड से बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा। यू हैव 5 सेकंड्स इन योर हैंड। देखिए, इतत द्वार जो है एक नया ई फाइलिंग सिस्टम है, ई फाइलिंग टैक्स प्लेटफॉर्म है, जो कि मीटी के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आईटैट के लिए इसे लॉन्च किया गया। आईटैट क्या है, आईटी एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसको आईटैट कहते हैं छोटे में। इतत द्वार जो है एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने वाला है, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने वाला है, और यहां पर जो डे टू डे वर्किंग है उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आपकी देखी जाएगी। इट वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन इकोनॉमाइजेशन ऑफ द यूज ऑफ पेपर सेविंग्स इन कॉस्ट, बट पेपर सेविंग तो होगी, साथ ही साथ रैशनलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, और पूरा सिस्टम ऑनलाइन चला जाएगा। ये भी इससे फायदा होगा। तो क्या है ये ना ही कोई मस्जिद है, ना ही कोई सूफी फिलॉसफी है, और ना ही कोई रिलीजियस साइट है। इट इज व्हाट इट इज, इट इज अ टैक्स फाइलिंग सिस्टम जो कि ऑनलाइन लेकर जाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 2 स्टेटमेंट्स देके पूछे कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है। अनहेंस्ड पिनाका सिस्टम हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय एचएएल एंड डीआरडीओ। जो अनहेंस्ड पिनाका सिस्टम है उसे एचएएल एंड डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। IRNSS विल गिव द नेविगेशन सपोर्ट। इसके अंदर IRNSS के द्वारा नेविगेशन सपोर्ट जो वो दिया जा रहा है, मतलब नाविक जो है उसके द्वारा ये सपोर्ट दिया जा रहा है। हो सकता है सोचिए इसके बारे में। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं। ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। रिसेंटली क्या हुआ है, पिनाका रॉकेट्स को टेस्ट फायर किया गया। 25 सच रॉकेट्स जो उनको सक्सेसफुली टारगेट के ऊपर फायर किया गया, टारगेट तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट फायरिंग करी गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये बनाया भी किसके द्वारा गया, ARDE, दैट इज व्हाट इज ARD, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और इसके साथ शामिल था HEMRL। ये क्या है, आपकी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब, जो कि डीआरडीओ के अंदर आती है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा बनाया गया। डीआरडीओ तो ठीक था लेकिन एचएएल नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। जो पिनाका रॉकेट है इसका जो सेकंड वर्जन आया है, क्योंकि वैसे यूजुअली इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, 40 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, लेकिन जो इसका सेकंड वर्जन आया उसके अंदर जो इसकी दूरी थी, रेंज थी, वो 80 किलोमीटर तक, 70 to 80 किलोमीटर तक रेस करी गई। क्योंकि ये अपने आप में काफी सक्सेसफुल था, इसलिए इसका सेकंड वर्जन जो था वो लाया गया, ताकि दूर भी अगर हमें वार करना है करेक्टली एक्यूरेटली वो किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर अब आपने एक रॉकेट जो है, देखिए आपने यहां पर दिस इज चाइनीज टैंक, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर दूर है, आपका पिनाका रॉकेट यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर रॉकेट को फायर करेंगे, जाके बिल्कुल एग्जैक्टली टैंक को जाके लगे। इसके लिए तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कोई सैटेलाइट सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हमारा IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, जिसको कि हम नाविक भी कहते हैं, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो उसके द्वारा इसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि ये अपने रास्ते से भटके ना, सीधा जाके चाइनीज टैंक के ऊपर वार करे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं IRNSS के द्वारा सपोर्ट किया गया है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि स्मार्ट सिटी अवार्ड्स को लेकर है। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने है स्मार्ट सिटी अवार्ड को लेकर, बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। यूपी अमर्ज्ड एज द टॉपर इन दिस। इसके अंदर जो स्टेट ने टॉप किया वो यूपी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इनिशिएटिव लेकर आया गया है। 10 सेकंड्स का टाइम आपका शुरू कर दिया, द मिनट से ये आपका क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जहां पर भी जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको इसके अंदर हम कवर करेंगे। सो सेंटर ने रिलीज की है फुल लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड, जो 2020 के विनर्स हैं उनके नाम यहां पर शामिल करे हैं, और यहां पे मध्य प्रदेश से इंदौर ने टॉप किया है, सूरत ने भी इसके साथ जो है टॉप पोजीशन हासिल करी गुजरात से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सैटरडे उन्होंने अभी परसों ही ये नाम जो थे वो रिलीज किए 2020 के लिए। मध्य प्रदेश से इंदौर, गुजरात से सूरत जो है उन्होंने ज्वाइंटली पहला इनाम जो है, फर्स्ट प्राइज, टॉप पोजीशन जो है वो हासिल करी है। और यहां पर फॉलोड बाय, इसमें अगर हम बात करें राज्य जो थे उनके भी नाम बताए गए, तो यहां पर राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश,
पहले नंबर पे आया, और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आया, फिर तमिलनाडु आया अंडर द स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक है, तो यूपी जो है, वैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले डिस्कस करके, टैक्स कलेक्शन के मामले में काफी पीछे था, जब हमने बात करी थी कि महाराष्ट्र, गुजरात जो है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली है, साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां पर टैक्स कलेक्शन काफी किया जाता है। लेकिन जो यूपी है, वहां पे साइज ज्यादा होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन जो था वो 3.1% था, जो कि अपने आप में काफी कम था, जिसको इंक्रीज करने की भी बात करी गई थी। लेकिन यहां पर यूपी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और टॉप पोजीशन यहां पर हासिल करी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। और 2020 के जो प्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं, वो अभी यहां पर अनाउंस किए गए। इंदौर एंड सूरत सिटीज के अंदर इन्होंने टॉप किया। अब आपके सामने 3 एक्सरसाइज और उसके सामने 3 नाम दिए हैं यहां पर स्टेट्स के, कि कौन यहां पे किस कंट्री के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। अब यहां पर एक्सरसाइज वरुण के आगे यूएस का नाम दिया है, इंदिरा के आगे बांग्लादेश, कोनकन के आगे यूके। अब पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया क्योंकि आईएनएस तबार जो है उसे डिप्लॉय किया गया है विद फ्रेंडली नेवीज, अफ्रीका और यूरोप की फ्रेंडली नेवीज के साथ उसे जॉइंट एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया। लेकिन ये जब जाएगा गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, सुएज कैनाल घूमते हुए, तो दूसरी कंट्रीज के साथ भी एक्सरसाइज करेगा, जैसे कि रॉयल नेवी के साथ एक्सरसाइज कोनकन करी जाती है, वो भी यहां पर करी जाएगी। और वैसे एक्सरसाइज वरुण जो है वो करी जाती है किसके साथ, फ्रांस के साथ, और इंदिरा करी जाती है किसके साथ, रशिया के साथ। तो पहले जो 2 यहां पे पेयर है वो इनकरेक्ट है, लेकिन तीसरा पेयर आपका करेक्ट हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आईएनएस तबार जो है उसको डिप्लॉय किया गया है, और यहां पर ये जो 2 कॉलम है दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, कब कब कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है, कितने दिन के लिए करी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये पहले 2 कॉलम है कि एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो किस किस कंट्री के साथ करी जाती है। तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ भी जो है मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन यहां पर भी आप इसकी फोटो लेकर अपने नोट्स में शेयर करना चाहें, सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आर्टिकल 371 के बारे में यहां पे डिस्कशन किया कि बताएं आर्टिकल 371 के अंदर इनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, क्या महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है। 10 सेकंड्स मैंने आपके शुरू कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि जेएनके के अंदर अभी जो मीटिंग्स हैं वहां के नेताओं के साथ शुरू कर दी गई है, वो तो पॉलिटिकल मामला है, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां पर कहा गया कि आर्टिकल 370 को लेकर अब इसका वापिस आना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आर्टिकल 371 के अंदर हमने काफी सारे स्टेट्स जो है उनको स्पेशल स्टेट्स का स्टैचर जो है वो दिया है, और जम्मू कश्मीर को भी बाकी राज्यों की तरह इसमें डाला जा सकता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो यहां पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रपोजल जो है रखा गया। अब आर्टिकल 371 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग राज्य आते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, और ये राज्य अगर आपने मेरे लक्ष्मीकांत के जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो देखें तो आपने देखा होगा 371A से लेकर 371J तक जाते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। 371A से 371J तक काफी सारे राज्यों को अलग अलग चीजों की वजह से कवर किया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड शामिल है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के असम, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम भी आते हैं, और सिक्किम भी इसमें शामिल है। अगर हम वेस्टर्न इंडिया पे आए तो गोवा, कर्नाटक शामिल है, और साउथ से आंध्र प्रदेश भी शामिल है। तो यहाँ पे तीनों ही राज्य जो है आर्टिकल 371 के अंदर कवर किए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, खैर यहाँ तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा जेएनके के साथ अभी क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड कोलंबिया। कोलंबिया को कौन कौन सी कंट्री जो है वो सराउंड करती है। 3 कंट्रीज के नाम है, वेनेजुएला, ब्राजील एंड इक्वाडोर। यहां पर आपका जो टाइम पीरियड है वो मैं स्टार्ट कर देता हूं, और आपको मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। यहां पे हुआ क्या था, कोलंबियन प्रेसिडेंट जो है, कोलंबियन प्रेसिडेंट प्लेन दैट वाज शॉट, लेकिन कोई कैजुअलिटी जो है फॉर्चुनेटली वहां पर नहीं हुई। ये एक अच्छी बात निकल के आई। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि ये जो प्लेन शॉट हुआ है ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर, लेकिन कोलंबिया की न्यूज है तो यहाँ पर जो इसकी मैप के लोकेशन है वो पूछा जा सकता है। तो एक बार मैप के ऊपर कोलंबिया को देख लेते हैं कहां पर लोकेट करता है। सो दिस इज कोलंबिया, पनामा यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहा है, देन वेनेजुएला से हो रहा है, ब्राजील से हो रहा है, पेरू से हो रहा है, इक्वाडोर यहाँ पे पैसिफिक ओशन से भी हो रहा है, कैरिबियन सी भी यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर कंट्रीज की बात करें, वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर तीनों से ही यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 29 जून के करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में हम आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, और द हिंदू पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। के टॉपिक्स को देख लेते हैं, जो 10 एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं। यूएपीए को लेकर एक क्वेश्चन होगा, एमएसएमई को लेकर डिस्कशन करेंगे, ओडीओपी के बारे में जानेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, रिवर सिस्टम को लेकर भी एक क्वेश्चन होने वाला है, एक क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड रहेगा, ट्राइब को लेकर भी एक क्वेश्चन होगा, हिस्टोरिकल फिगर्स, एनसीएईआर, सीबीसी एंड नशा मुक्त भारत को लेकर एक एक एमसीक्यूज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूएपीए। यूएपीए आपका द हिंदू में मेंशन किया गया था, और यहां पर जो यूएपीए है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए, वन बाय वन देखेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है
ये 1976 में इसको लेकर आया गया था। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो डीजी होती हैं सीबीआई के, उनको यहां पर प्रॉपर्टी सीज करने का, प्रॉपर्टी करेक्ट करने का, जो टेररिज्म के साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टी है उसे सीज करने का राइट दिया जाता है। तो दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और यहां पर आपका टाइम पीरियड दिया है। मैं आपका जो टाइम है स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड्स आपके पास है। रिसेंटली सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक ऑन आईएएफ जम्मू स्टेशन लीव्स 2 इंजर्ड। यहां पे ड्रोन अटैक जो था वो आईएएफ के ऊपर किया गया और अभी जो अटैक है इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। इवन आज भी एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें कहा गया था कि जो इवन सिविलियन जो ड्रोन्स है उनका भी मिसयूज किया जा रहा है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उस पर भी हमें रेगुलेशंस जो है और भी ज्यादा देखने को मिले। तो जो टेररिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो जो बहुत सस्ता, अगर आप जाएंगे मार्केट में बहुत सस्ता जो है आपको ये यूएवी जो है, ड्रोन्स जो है वो मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी एसेट्स को और ऐसे सिक्योरिटी एरिया को कैप्चर करने के लिए जो अभी तक नहीं किए जाते थे। और यहां पर तो हमने ये भी देखा कि जो आईएएफ है उसके ऊपर अटैक भी किया गया यहां पर ड्रोन के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट थी यहां पर इस पूरे टॉपिक के अंदर ही यूएपीए के बारे में भी मेंशन किया गया था, क्योंकि जो अब अटैक है, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक है, इसको यूएपीए के अंदर ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट रिवाइज्ड एमएसएमई डेफिनेशन एज पर द टर्नओवर। टर्नओवर के हिसाब से बताएं कि ये तीनों में से कौन सा मैच करता है। माइक्रो में लेस देन 10 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, मीडियम के अंदर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, स्मॉल के अंदर 200 करोड़ से कम होना चाहिए। टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन भी आपका द हिंदू के इकोनॉमिक सेक्शन से बनाया गया है। 1416 करोड़ का पैकेज जो है वो एमएसएमईज को दिया जा रहा है, ऐसा केरला गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। कितना? 1416 करोड़। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का जो पैकेज है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बेल आउट करने के लिए केरला गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार यहां पर टर्नओवर के हिसाब से जो रिवाइज टर्नओवर है माइक्रो स्मॉल मीडियम क्या होती है। देखिए, पहले माइक्रो की डेफिनेशन के अंदर डेटा अलग तरीके से होता था और अभी उसको रिवाइज किया गया है। यहां पर टर्नओवर कितनी है माइक्रो में? 5 करोड़। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपका स्मॉल आ जाता है 50 करोड़ और फिर मीडियम के अंदर 250 आ जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी यहाँ पर। वैसे इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इन्वेस्टमेंट के तरीके से पूछ लिया जाए। 1 करोड़, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 10 करोड़, 2 से मल्टीप्लाई करें 20 करोड़। आते हैं यहाँ पर, तो 5, 50 और 250 है। आप देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन सा मैच खाता है। तो पहले था माइक्रो 5 करोड़, मैच नहीं कर रहे हैं। फिर था स्मॉल 50 करोड़, मैच नहीं कर रहे हैं। जो मीडियम था मध्यम, तो वो आपका 250 करोड़ तक का आपका टर्नओवर था, तो ये आपका मैच कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्नओवर है वो लेस देन इक्वल टू 250 करोड़ है और इस वजह से वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आ रहा है और इसी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। न्यूज किस चीज को लेकर थी? केरला गवर्नमेंट जो है 1416 करोड़ का यहाँ पर पैकेज दे रही है, बेल आउट पैकेज, क्योंकि अभी सेकंड वेव के दौरान काफी सारे बिजनेसेस को हेल्प करना काफी जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। ओडीओपी के बारे में पूछा गया कि बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट्स अ पार्ट ऑफ पीएमएफएमई स्कीम। ये पीएमएफएमई स्कीम का पार्ट है, हो सकता है। सेकंड, इट विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर 5 years 2020-21 से 2024-25 तक, ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर आंसर देने की कोशिश करें। फिर मैं आपको ओडीओपी के बारे में भी बताऊंगा, ये भी द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। स्कीम जो है, स्कीम अडॉप्ट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी अप्रोच to reap the benefit of scale in terms of procurement of inputs, availing common services, marketing of products। यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर ये भी कहा गया कि जस्ट बिकॉज नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, दैट डजंट मीन कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही प्रोडक्ट का जो क्लस्टर है वो होगा। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं। देयर मे बी अ क्लस्टर ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। स्टेट्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे फूड प्रोडक्ट जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सकता है, कीपिंग इन पर्सपेक्टिव द फोकस ऑफ द स्कीम और पेरिशेबल्स। और इसमें फोकस किस पे दिया जाएगा? पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर दिया जाएगा। इट्स अ सब पार्ट अंडर द, किसके सब पार्ट है? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, जिसे हम पीएमएफएमई स्कीम कहते हैं। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ पीएमएफएमई। 5 साल के लिए इसे लेकर आया गया, इंप्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से 24-25 तक। तो ये आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहां पर करेक्ट होती हुई हमें दिखाई देती है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ओडीओपी को लेकर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसके अंतर्गत स्कीम आती है वो भी बता दिया मैंने आपको, कब से कब तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कैसे इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है खासतौर पे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है रिवर
कुंदेरू सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी। तो कुंदेरू जो है रिवर अभी न्यूज में थी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्या पन्ना की है, कावेरी की है, कृष्णा की है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके साथ हैं, यहां पर आंसर करिएगा। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है और अभी हमने देखा था हैवी रेन जो है उसकी वजह से मंत्रालयम टाउन जो है, रिवर कुंदेरू जो है वो वहां से पास करती है, वो जो जगह है वो काफी ज्यादा इनंडेट हो गई है काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से। यहां पर जो पेन्ना या पेन्नार है इसे उत्तर पिनाकिनी भी कहा जाता है और ये वन ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है और रिवर कुंदेरू जो है इसी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर तो ए हो जाएगा। जो पेन्ना या पेन्नार है दैट राइजेस इन द चैना केसेवा हिल्स और ये कहां पर लोकेट करता है? इट इज इन द चिकाबालापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और ये आंध्रा से होती हुई भी जाती है। टोटल लेंथ की बात करो द रिवर ओरिजिन से लेके जब तक ये बे ऑफ बंगाल में मिलती नहीं है, इसकी जो लेंथ है 597 किलोमीटर है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर लोकेट करती है। पेन्नार बेसिन जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटका में फैला हुआ है अराउंड 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अब इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जिसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, रादर आपको एक बार मैप के ऊपर दिखाई देता हूं। तो लेफ्ट बैंक में आपको कुंदेरू या कुंदू दिख रही होगी, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछा। जय मंगला भी इसमें आती है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक में आपको चिरावती दिख रही होगी, देन आपको पपागिनी दिख रही होगी। तो ये जो आपके पेन्नार है इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा लोकेशन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पास पासेस कनेक्ट्स इंडिया टू भूटान। तो कौन कौन से पासेस ऐसे हैं जो कि इंडिया को भूटान से कनेक्ट करते हैं? क्या ये नाथुला जो सिक्किम के अंदर है, जलेपला, बोमडिला? यहाँ पर टाइम में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू से ही क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा। और रिसेंटली जो है भूटान न्यूज में था क्योंकि जो वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन है नाउ दैट इज हिट बाय इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जो इंडिया जो है पहले वैक्सीन सप्लाई कर रहा था काफी सारी कंट्रीज को, लेकिन अभी क्या हुआ, इंडिया ने ये जो बैन है इसके ऊपर लेकर आए क्योंकि पहले हमें अपने ही देश के अंदर जो वैक्सीन है उसे सप्लाई करनी है। और भूटान जो है क्योंकि हमारा वैसे एशिया में बहुत ज्यादा हमारे मित्र दोस्त नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो देश हैं चाइना ने उन्हें अपनी साइड कर लिया, लेकिन यहां पर जैसे कि अगर हम भूटान की बात करें, भूटान इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पार्टनर, तो इनको हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उसको लेकर आर्टिकल दिया था, जो कि हम वैसे द हिंदू एनालिसिस में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउ फ्रॉम द मैप अगर मैं आपको दिखाऊं, जलेपला जो है वो कनेक्ट करता है किसको? भूटान और इंडिया को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर अभी आप वैसे देख लीजिए मैप के ऊपर तीनों जो पासेज हैं, जैसे कि यहां पर देखेंगे, दिस इज, बड़ा करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। सो ये आपका जो जलेपला है, ठीक है, ये हमें कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? ये हमें कनेक्ट कर रहा है, ये आपको जो ये पर्टिकुलर दार्जिलिंग वाला रीजन है दिखाई दे रहा होगा, नीचे आपका वेस्ट बंगाल है और ये आपको भूटान से कनेक्ट कर रहा है। नाथुला जो है वो आपको चुंबी वैली से कनेक्ट कर रहा है ऊपर, और यहां पर बोमडिला जो है वो आपका अरुणाचल के अंदर ऊपर तिब्बत से आपको कनेक्ट करेगा, और ये भी आपको तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है दे प्राइमरली रिसाइड इन स्टेट ऑफ असम। तो ये लोग जो हैं असम में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं। दे बिलोंग टू टिबेटो बर्मन रेस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड लालुंग ट्राइब, इनको कहा जाता है। ठीक है, हम किस ट्राइब की यहाँ पर बात कर रहे हैं? खेलमा की बात कर रहे हैं, कामती की बात कर रहे हैं, मिशिन की बात कर रहे हैं, तीवा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पिक ऑफ द डे दिया गया था न्यूज़पेपर के अंदर और वहां पर ट्राइब के बारे में मेंशन किया गया था। द हिंदू से ही क्वेश्चन जो है बनाया गया है। जल्दी से बताएं किस ट्राइब को ललुंग कहा जाता है, असम मेघालय में मिलते हैं, और यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यस इट इज, बताइए क्या होगा? यस, तीवा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीवा और लालुंग जो है एक इंडिजिनस ट्राइब है ऑफ टिबेटो बर्मन रेस, जिसके हैबिटेट्स जो है, जो लोग हैं ज्यादातर आसाम मेघालय में रहते हैं। वैसे अरुणाचल मणिपुर में भी कुछ कुछ लोग रहते हैं, और लिटरल मीनिंग अगर बात करें इनको कहा जाता है पीपल हु वर लिफ्टेड फ्रॉम बिलो, जो नीचे से जिनको लिफ्ट किया गया। लालुंग इज रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब इन असम, तो एसटी के अंदर आते हैं। दे प्रेफर टू कॉल देमसेल्व्स तीवा थ्रू द असमीज बुर्जनिस। तो यहाँ पे जो असमीज क्रॉनिकल के हिसाब से वो अपने आप को तीवा कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। कॉलोनियल लिटरेचर के हिसाब से भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म लालुंग जो है उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आपका जो ट्राइबल एरिया है और नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो हमारी वेरियस ट्राइब्स हैं, पूछा जा सकता है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बात कर रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके बारे में पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वाज द सीईओ ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए
2021 के अंदर उन्होंने एग्जाम के अंदर टॉप किया था, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, और 2021 में आप लोग टॉप करने वाले हैं, तो इस बार सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो वाज ही द सीईओ ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मे बी ही वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग, ये भी पॉसिबल है। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर स्वराज, उन्होंने स्वराज नाम का एक जो न्यूज़पेपर था वो। अभी एक रिसेंटली न्यूज थी, आपका टाइम जो है मैं एक बार यहाँ पे शायद स्टार्ट नहीं हुआ, वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप टाइम पीरियड को देखते हुए अपना आंसर करिएगा। सो क्लैरिफिकेशन दी गई कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा इन कनेक्शन विद आर्टिफैक्ट्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लैरिफाई किया यहाँ पर कि जो न्यूज आइटम्स मीडिया के अंदर अपीयर हो रही है, जिसमें कहा गया कि कुछ आर्टिफैक्ट जो कि नेताजी को लेकर यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे वो यहाँ पर मिसिंग पाए गए, और इस पूरी स्टोरी को अनट्रू बताया गया है कि ये सच नहीं है। खैर, यहाँ पर कंट्रोवर्सी है एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को लेकर, लेकिन पर्सनालिटी हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए खासतौर पे। सो वाज ही द सीईओ ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, यस ही वाज द सीईओ ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया था। आप जानते हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, जो एक पूरी पॉलिटिक्स जो थी वो उनके अगेंस्ट में चल रही थी, इवन दो उन्होंने इलेक्शन जीता था, क्योंकि गांधी जी जो थे उनकी डोमिनेशन ज्यादा थी कांग्रेस के अंदर, तो अपनी मर्जी से जीतने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे थे। और जब उनको रियलाइज हुआ ये चीज, तो उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस में नहीं रहना है, मैं अपना एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अलग से बनाऊंगा और अपने हिसाब से ही वहां पर काम करूंगा, क्योंकि उनकी विचारधारा जो थी वो गांधी जी से मैच नहीं करती थी। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर स्वराज, का स्वराज न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू किया। तो यस, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। यहां पर बॉस जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया जब उसे बनाया गया 1885 के अंदर ही, और यहां पे 1885 में उसे बनाया गया, 1921 के अंदर भी उन्होंने इसको ज्वाइन किया। साथ ही साथ उन्होंने स्वराज नाम का जो न्यूज़पेपर था वो भी बनाया। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, क्योंकि यूथ सेक्शन से आते थे और वो सेक्शन जो है कांग्रेस में काफी ज्यादा सराहा भी जाता था, उनके अपने थॉट प्रोसेस हुआ करते थे, और सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस में भी वो जाने जाते थे। इन 1924 उन्हें कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सीईओ बना दिया गया, और 1930 के अंदर कैलकाटा के वो मेयर बन गए थे। यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, जिसमें उन्होंने इंडियन स्ट्रगल भी लिखी, और यहां पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1920 से 42 तक चले उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। उनकी जो बुक थी वो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी, क्योंकि उनको पता था कि ये लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है और भी ज्यादा आएगी। वो बॉस ही थे जिन्होंने जय हिंद जो है, जो टर्म जय हिंद, जो आज हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी यूज करते हैं, जब आप सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे तब भी आपके जो जूनियर्स हैं और आप अपने सीनियर्स को इस तरीके से जब भी आप कॉल करेंगे या फिर अदरवाइज जो है शुरुआत आपकी जय हिंद से ही होती है। तो ये जो टर्म कॉइन करी गई थी वो भी उनके द्वारा करी गई थी। उनका जो कैरिज्मा था, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पर वो जाने जाते हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सो उनको नेताजी जो है वो भी टाइटल दिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं उनको नेताजी का टाइटल किसने दिया? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो मेरी सीरीज है, जो आप लोगों ने exam.netmock.com के ऊपर करी है, वहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, और इसी वजह से आई एक्सपेक्ट कि आप कमेंट सेक्शन में ये आंसर जरूर करिएगा। 1939 के अंदर उन्होंने क्या बनाया? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो कि एक कांग्रेस के फैक्शन के अंदर ही रहकर बनाया गया, लेकिन बाद में ऑफकोर्स उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उनको फ्रीली काम नहीं करने दिया जा रहा था। खैर, यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा डी, और नेताजी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस बार आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं नेताजी के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। NCAER को लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है, इसे 1956 के अंदर ओपन किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, और ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को पब्लिश करता है। टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं, आप 10 सेकंड्स में इसको आंसर देने की कोशिश करें। 2 मिनट से क्वेश्चन बनाया गया है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा गया है NCAER के द्वारा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 8.4 to 10.1% तक करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो 2021-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 8.5 से 10% तक की हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर सकती है। NCAER एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के तौर पे जाना जाता है, और ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। और अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होती कि किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपको पता हो या ना पता हो, दैट इज इमटेरियल, क्योंकि पावर ऑफ एलिमिनेशन से आप क्या करते, A, B और D को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस के अंदर 1 यहां पर दिया गया है। इट मींस
आप तीनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मींस बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। NCAER एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इट डजंट कम अंडर द मिनिस्ट्री, इट वाज स्टार्टेड ऑन अ PPP बेसिस इन द ईयर 1956 और बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी जो है इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं इसके मेंबर को अंडर हिज वारंट एंड सील, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो इसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ऑफिसर्स हियर कैन सर्व फॉर 4 years और 65 years, तो 4/65 का रूल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल इट रिसीव्स कंप्लेंट्स अंडर PIDPI एक्ट, तो PIDPI एक्ट के अंदर इसके अंदर जो कंप्लेंट्स है वो डाली जाती है। टाइम पीरियड मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये भी आपका द मिनट से क्वेश्चन बनाया गया। विजिलेंस कमिश्नर मिस्टर सुरेश एन पटेल अपॉइंटेड एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो एक्टिंग CVC के तौर पे जो यहाँ पर व्यक्ति हैं उनको बिठाया गया है। ये न्यूज थी, देख लेते हैं अभी इसके अंदर और क्या क्या चीजें। जो CVC है एक एजेंसी है जिसको कि करप्शन, जो वेरियस ऑफिसेज होती हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें करप्शन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। कंप्लेंट्स जो होती है विसल ब्लोअर्स के द्वारा दी जाती है, जो कि एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, पब्लिक ऑफिसेस के बारे में बताते हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही है उसके बारे में बताते हैं अंडर द विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन या फिर PIDP एक्ट, जो कि यहां पर कंप्लेंट्स CVC के द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो जो आपका विसल ब्लोअर एक्ट है, विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन है या फिर PIDP क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन, इसके अंतर्गत कंप्लेंट्स जो ली जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, CVC के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कमिश्नर इज 2, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। और अगर हम CVC के बारे में कुछ और चीजें पढ़ें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है CVC मेंबर्स को बाय वारंट अंडर हिज और हर सील, अपनी सील के अंदर। ठीक है, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं उसको एक 3 मेंबर की कमेटी होती है, वो नाम को रेकमेंड करते हैं, जिसमें कौन होते हैं, जिसमें PM होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, होम मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो होते हैं, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा नाम को रेकमेंड किया जाता है और फिर राष्ट्रपति की तरह उस व्यक्ति को CVC या मेंबर बना दिया जाता है। ऑफिसर्स जो हैं हियर कैन सर्व फॉर 4 years और 65 है, तो 4/65 का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, बट दैट इज नॉट विच एवर इज लेटर, विच एवर इज अर्लियर। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। देखिए 4/65 का प्रिंसिपल तो ठीक था, लेकिन इट इज विच एवर इज अर्लियर, जो चीज पहले होगी या तो 4 साल पहले होंगे या 65 साल पहले होंगे, उसको माना जाएगा, ना कि लेटर को। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, A विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजम्पशन। और यहां पर PIB से क्वेश्चन बनाया गया है कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन किसका होता है, कैनबीज है, ओपिएट्स है, अल्कोहल है। और यहां पर देखिए इसका कंजम्पशन कैसे रोकना है, क्योंकि फर्स्ट तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीजें ज्यादा कंज्यूम करी जा रही हैं और उसके बाद ही उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और इसी चीज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने भी फर्स्ट नेशनल सर्वे जो था वो किया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपका टाइम जो है वो स्टार्ट कर देता हूं, आप इसका आंसर करिए। PIB से क्वेश्चन बनाया गया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने वेबसाइट को लॉन्च किया है नशा मुक्त भारत अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे है उसको ऑब्जर्व करते हुए ये जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज कंडक्टेड द पहला नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न कि किस किस तरीके के सब्सटेंसेस भारत के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि फिर उसकी इंफॉर्मेशन देके उसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट अल्कोहल को सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइको एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अल्कोहल है, जिसको यहाँ पे यूज किया जाता है भारतीयों के द्वारा। उसके बाद कैनबिस को इस्तेमाल किया जाता है और तीसरे नंबर पे किसको, ओपिएट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर, सबसे ज्यादा आपका है कैनबिस, सॉरी अल्कोहल 3, देन आपका है कैनबिस और देन है आपका ओपिएट्स। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी चीज के ऊपर जो सर्वे था वो किया गया था ताकि इस चीज का पता लगाया जा सके कि किस पैटर्न के अंदर जो इंडियंस हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 16 करोड़ पर्संस कंज्यूम अल्कोहल इन द कंट्री, 16 करोड़ लोग जो हैं अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। मोर देन 5.7 करोड़ इंडिविजुअल्स दे आर नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय दिस हार्मफुल और डिपेंडेंट अल्कोहल एंड दे नीड हेल्प फॉर देयर अल्कोहल यूज प्रॉब्लम। तो इसमें से काफी बड़ा नंबर आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट
यहाँ पे 16 करोड़ में से 33%, 1/3 जो है यहाँ पर उनको किसी ना किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि वो पूरे तरीके से अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। 3.1 करोड़ इंडिविजुअल जो है वो कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं, अबाउट 25 लाख जो है वो कैनबिस डिपेंडेंट है। 2.26 करोड़ जो है वो ओपिएट्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 77 लाख इंडिविजुअल जो है उनको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके की सहायता की जरूरत है। तो ये डेटा जो है वो भी आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जून के महीने में लास्ट डे पे हम पहुंच चुके हैं 30 जून के ऊपर, और यहाँ पर आपका महीना भी कंप्लीट हो रहा है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं, डेल्टा एक्स के बारे में डिस्कशन होगा, अग्नि पी के बारे में जानेंगे, लेटेको के बारे में जानेंगे, बहतान क्या है, एक डैम है इसके बारे में क्वेश्चन होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, और फाइनली यूएएस के रूल्स क्या होते हैं जानेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डेल्टा एक्स प्रोजेक्ट। पूछा गया डेल्टा एक्स प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किससे एसोसिएट करता है, ये किसका है, क्या ये नासा का कोई प्रोजेक्ट है, स्पेस एक्स का है, इसरो का है, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही यहाँ पे बॉडी का है। 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने यहाँ पर आपका शुरू कर दिया, आंसर करिएगा। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, और यहां पर आपको बताना है कि है किस पर्टिकुलर बॉडी का साथ, सो दैट इसके बारे में हम और चीजें जो है वो भी यहां पर देख सके। जो डेल्टा एक्स प्रोजेक्ट है यहां पर इट बिलोंग्स टू नासा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है वो बता देता हूं, चलिए देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है। डेल्टा हमें जो अभी डेल्टा वायरस चल रहा है उसको लेकर लग सकता है, फिर लगेगा कि नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है, बट डेल्टा एक्स प्रोजेक्ट जो डेल्टा है ये यहां पर रिवर डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज अबाउट रिवर डेल्टा। रिवर डेल्टास एंड देयर वेटलैंड्स जो है वो धीरे धीरे ड्राउन कर रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर डेल्टास है वो ड्राउन हो रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंट का जो इनपुट्स है वो भी रिड्यूस हो रहा है। डेल्टा एक्स मिशन जो है वो डिटरमिन करेगा कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जो सर्वाइव करेंगे और ग्रो करेंगे, और कौन से ऐसे रीजन है डेल्टा रीजन के आसपास के जो कि लॉस्ट हो जाएंगे पानी के नीचे। डेल्टा एक्स मिशन जो है स्टडी करेगा मिसिसिपी रिवर डेल्टा को, जो कि मोस्ट फेमस रिवर डेल्टा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एंड द 7th लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है पूरी धरती के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर 7th लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो नासा के द्वारा यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, और देखा जाएगा कितना इसका एरिया बचेगा, सर्वाइव करेगा, और कितना यहाँ पर ड्राउन हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा एक्स प्रोजेक्ट इज कंसर्निंग रिवर डेल्टा को लेकर ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर सेकंड क्वेश्चन अग्नि पी मिसाइल को लेकर पूछा गया। अग्नि पी मिसाइल के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये अग्नि सीरीज की एक लेटेस्ट एंट्रेंट है, नई तरीके की मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, और इट हैज अ बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया, 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, जल्दी से आंसर करें। अभी रिसेंटली DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है अग्नि पी मिसाइल को। इंडिया ने अभी रिसेंटली जो टेस्टिंग थी करी, टेस्ट फायर करा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें मिले वो काफी बेहतरीन मिले, पॉजिटिव मिले। अग्नि पी जो है एक न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास का, और ये जो है इसे कैनिस्टर करा कर, इट्स बेसिकली कैनिस्टर मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम रेल, रोड, और ये वेरियस एरिया के अंदर लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करी जा सकती है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इसे फायर किया जा सकता है, और ट्रांसपोर्ट करना जो है वो भी कंपैरेटिवली इसके अंदर इजी होता है। लेटेस्ट एंट्रेंट ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इसकी कैपेबिलिटी रेंज के ऊपर। इसकी जो रेंज है 1000 to 2000 है, तो यस इट हैज अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। 1000 से 2000 किलोमीटर जो है अलग अलग वेरिएशन के अंदर इसकी स्पीड है, और इसका जो वेट है वो अग्नि 3 मिसाइल का हाफ है, तो काफी हल्की है कंपेरेटिवली। इट ऑल्सो कम्स विद टेक्नोलॉजीज जो कि 4000 किलोमीटर रेंज की जो अग्नि 4 मिसाइल है, और हमारे पास अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, वही टेक्नोलॉजी अग्नि पी के अंदर इस्तेमाल करी गई है। न्यू अग्नि पी कैन बी यूज्ड टू टारगेट एनिमी वॉरशिप इन द इंडो पैसिफिक। अगेन देखिए नेवी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर, और इंडियन पैसिफिक रीजन जो कि क्वाड भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है चाइना से, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वॉरशिप को अगर डिस्ट्रॉय करना है, वहां पर ये काफी अच्छे से काम कर सकती है। क्या ये न्यूक्लियर कैपेबल है, तो यस इट इज न्यूक्लियर कैपेबल। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा अग्नि पी मिसाइल वेट काफी कम है, और रेंज अच्छी खासी 1000 to 2000 है, और वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लेटेको सीन इन द न्यूज। लेटेको क्या है, कोई बर्मीज ग्रेप्स है जो कि जीआई टैग जिसको मिल चुका है, जीआई टैग जूट मैट्स हैं, जीआई टैग बैम्बू बास्केट्स हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया, 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं। फर्स्ट बैच ऑफ आसाम्स लेटेको फ्रूट एक्सपोर्टेड टू दुबई। गवर्नमेंट जो है देख रही है कि कैसे फर्दर नॉर्थ ईस्ट की पोटेंशियल को इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक तरीके का लेटेको जो एक तरीके का क्या है, फ्रूट है। प्रोबेबली इसका नाम भी लटकू इसलिए दिया गया क्योंकि ये पेड़ से लटका रहता है, एक अजीब तरीके से दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो यहां पर आंसर क्या होगा, क्या ये बैम्बू बास्केट है, बिल्कुल भी नहीं। जूट मैट्स है, नहीं।
ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का फ्रूट है। और आप जानते हैं आजकल काफी सारे फ्रूट्स जो हैं वो हम यूके में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपेडा की हेल्प से, और हमने दुबई के अंदर भी रिसेंटली एक फ्रूट जो था उसको एक्सपोर्ट किया था। आप मुझे बताइएगा रिसेंटली दुबई में हमने लटकू से पहले न्यूज पड़ी थी, आज से 3-4 दिन पहले, क्या एक्सपोर्ट किया था। यूके के अंदर तो आप जानते हैं सपोता को हमने, चीकू जो होता है आपका महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया था, लेकिन दुबई के अंदर क्या एक्सपोर्ट किया था वो बताइएगा। फिलहाल यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, नन ऑफ द अबव। इन अ मेजर बूस्ट टू हार्नेस द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। और अगर आपने ध्यान दिया पिछले कुछ दिनों से हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसको लेकर बात कर रहे हैं, तो देखिए इसे। जैसे आप पेड़ पे देख रहे हैं अजीब तरीके से लटका हुआ है, और यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सहायता करने के लिए इसको लेकर आया गया। अपेडा ने जीआई टैग सर्टिफाइड काजी नीमू, असम का लेमन होता है, इसे भी लंदन के अंदर एक्सपोर्ट किया, और 40 मैट्रिक टन जो है इसको यहां पर भेजा गया। कहां पर? यूके के अंदर। तो काफी मेहनत करी जा रही है ताकि कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी आगे भेजे जा सके। खैर चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि पैतान डैम के बारे में पूछा गया। पैतान डैम रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, इट इज बीइंग बिल्ट ऑन, किसके ऊपर ये बनाया गया? जिनशा रिवर के ऊपर, कोसी रिवर के ऊपर, लोहित रिवर के ऊपर, नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है, जल्दी से आंसर करिएगा। 4 रिवर्स के नाम आपके सामने है, लाइव मिनट से क्वेश्चन जो है बनाया गया है। बेतान इज वन ऑफ द 4 चाइनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ईदर इन ऑपरेशन और अंडर द डेवलपमेंट, क्योंकि काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चाइना बना रहा है उसमें से काफी सारे बन भी चुके हैं और काफी सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। 4 प्रोजेक्ट जो यहां पर है, द 4 प्रोजेक्ट्स ऑल लोकेटेड ऑन द जिनशा रिवर। अभी रिसेंटली जो चाइना का बेतान हाइड्रो पावर प्लांट है ये ऑन स्ट्रीम हुआ था, इस वजह से न्यूज में था। ये कहां पर बनाया गया? जिनशा रिवर के ऊपर बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद ब्लैक सी। देखिए ब्लैक सी अगेन काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि यूक्रेन यूएस नेवी जो है उन्होंने ब्लैक सी के अंदर ड्रिल जो है वो यहां पर शुरू करी। और अभी हमने डिस्कशन किया था जब यूके ने अपनी शिप को भेजा था जिसे रशिया ने बॉम्बिंग करके डरा के वापस भेज दिया था, और हालांकि बाद में यूके ने कहा ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो ब्लैक सी वाले एरिया से क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर मैप रिलेटेड आ सकता है और मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ब्लैक सी के साथ यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, इसमें से किस किस का बॉर्डर टच होता है? यहाँ पे टाइम पीरियड जो मैंने शुरू कर दिया है आपका हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, मैप रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा इसके बारे में, क्योंकि मैप हम काफी बार देख चुके हैं, अभी दोबारा से देख लेते हैं एक बार, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। दिस इज ब्लैक सी ऑफ अजोव, जो कि इसी का एक्सटेंशन माना जाता है। ऊपर आपको यूक्रेन दिख रहा है, दिस इज छोटा सा क्रीमिया, ये रशिया है, ये जॉर्जिया है, नीचे टर्की है, बुल्गारिया है, रोमेनिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये भी देखिएगा सी ऑफ मार्मरा भी दिखाई दे रहा होगा, आइगेन सी, और नीचे मेडिटेरेनियन सी जो कि यूरोप को और नीचे अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने देखा यूक्रेन, बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन से भी टच हो रही है बाउंड्री, रशिया से भी हो रही है और जॉर्जिया से भी हो रही है, इवन क्रीमिया से भी हो रही है और दूसरी कंट्री से भी हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, इजी था एलिमिनेट करना। एबीसी में से आपको सोचना था, जिसमें ऑफकोर्स जॉर्जिया के बारे में ज्यादा आपको ध्यान देना था। ठीक है, चलिए चलते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि 2 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहे हैं, बताइए करेक्ट कौन सी है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए के द्वारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को लेकर आया गया है। दिस हैज बीन डन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म। तो यहाँ पे इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म्स के लिए लेकर आया गया ताकि उसके लिए कंप्लाई किया जा सके। टाइम पीरियड मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है, पीआईबी से ये क्वेश्चन जो है आपका बनाया गया। तो यहां पर देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, वो बेंचमार्क करती है कि जो वेरियस इकोनॉमीज है, 191 बेसिकली इकोनॉमीज है इन द वर्ल्ड, उसको रेगुलेशन कैसे करना है। विद इन दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है एक रैंकिंग सिस्टम है, जो कि क्या करता है, बेसिकली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमी की पोजीशन रिलेटिव टू अदर इकोनॉमी। सो कहीं पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, कहीं पे नहीं होगा। 11 एरियाज जो बिजनेस रेगुलेशन के होते हैं उसके बेसिस पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी एक पैरामीटर है, जो कि एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। इट्स एन इंडिकेटर, वन सच एसेंशियल एरिया जो कि मेजर करता है टाइम एंड कॉस्ट को टू रिजॉल्व और स्टैंडर्डाइज कमर्शियल डिस्प्यूट एज वेल एज सीरीज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इन द जुडिशरी। ठीक है, सो यहां पर ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज द नोडल डिपार्टमेंट, वो यहां पर हैज बीन मॉनिटरिंग एन एरे ऑफ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स जो कि यहां पर मेजर कराए जाते हैं। तो क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेट करता है आपका एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल ठीक है, उसी से रिलेट करता है, बट ये जुडिशरी सेटअप में आता है, ना कि इकोनॉमिक सेटअप के अंदर। तो यहां पे आप मान सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जो एक पैरामीटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, दैट इज मोर रिलेटेड टू जस्टिस डिपार्टमेंट लॉ
एंड ऑर्डर, आप कह सकते हैं जस्टिस के साथ ज्यादा, लॉ एंड जस्टिस के साथ ज्यादा रिलेट करता है, इवन दो बिजनेस का कंपोनेंट भी उसके अंदर है। और इसे लेकर कौन आया है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लेकर आया है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा जा रहा है चार धाम यात्रा एनकम्पास करती है कौन सी रिलीजियस साइट्स को। इसमें 4 साइट्स के नाम दिए, अमरनाथ दिया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। रिसेंटली जो चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा को रिसेंटली किया गया था कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैंसिल किया चार धाम यात्रा को, और उसका रीजन जो बताया वो यही है क्योंकि कोविड के केसेस जो हैं उसको और भी नीचे हमें लेकर जाना है। और कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, अमरनाथ यात्रा जो थी उसको भी कैंसिल किया गया था, और जब अमरनाथ यात्रा को कैंसिल किया गया था तो हम समझ सकते हैं दिस इज द सेपरेट वन, ये तो अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे इसको तो हम सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये तो आंसर में हो ही नहीं सकता है। तो बाकी बचे 3, पहले फर्स्ट को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, पहला और डी, ए और डी एलिमिनेट हो जाता है। अब बी और सी में से आपको आंसर को चूज करना है। उत्तराखंड को देवभूमि या फिर लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर काफी सारी ग्रेट पिलग्रिमेजेस करी जाती हैं, सेक्रेट टेम्पल्स हैं, प्लेसेस है, लोग जाते हैं यहाँ पे, मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स जो वो यहाँ पर जाते हैं। और पिलग्रिमेज ऑफ चार धाम जो वो काफी ज्यादा फेमस है, जो कि गढ़वाल रीजन के अंदर लोकेटेड है, और उससे काफी अच्छा भी माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री शामिल है। तो यहाँ पे ये तीनों यहाँ पर शामिल है, और जो चौथा यहाँ पे आना चाहिए था वो यमुनोत्री आना चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। दीज 4 एंशिएंट टेम्पल जो आपके बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, गंगोत्री एंड यमुनोत्री है, दे मार्क द स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ 4 सेक्रेड रिवर्स। रिवर यमुना यमुनोत्री से एसोसिएट करती है, रिवर गंगा गंगोत्री से, रिवर मंदाकिनी केदारनाथ से, एंड रिवर अलकनंदा बद्रीनाथ से। तो 4 यहाँ पे सेक्रेड रिवर्स जो है वो इन 4 मंदिरों से एसोसिएट करते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है भी कौन सी रिवर किससे एसोसिएट करते हैं, यमुना, यमुनोत्री, गंगा, गंगोत्री, ये तो आसान हो जाता है। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर पूछा जा सकता है। केदारनाथ के केस में इट इज मंदाकिनी, बद्रीनाथ के केस में इट इज अलकनंदा। चलते हैं यहाँ पे मैप के ऊपर भी एक बार इसे देख लेते हैं। चलिए बाकी जो ज्योग्राफी है वहां पर ये सब चीजें जो अलग अलग प्रयाग बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रपोज्ड टू बी डेवलप एज कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स। तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स के तौर पे जिनको डेवलप करने के लिए कहा गया है, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ पर डाउन टू अर्थ आपकी जो वेबसाइट है वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। टाइम पीरियड स्टार्टेड, 10 सेकेंड्स आपके हाथ में है, आप इसका आंसर करें विद इन 7 सेकंड्स के अंदर। अभी फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साउथ अफ्रीका न्यूज में था, एक स्टडी करी गई तो पाया गया कि साउथ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का लीडर बन सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई नेट जीरो की बात कर रहा है, नेट जीरो कार्बन शिपिंग फ्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो नेट जीरो कार्बन शिपिंग फ्यूल्स के अंदर साउथ अफ्रीका की स्टडी जो थी डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर दी गई थी। क्वेश्चन जो बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं दैट कोज जीरो कार्बन एमिशन, जिसमें कितना एमिशन होता है, 0 कार्बन एमिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेजेंटली 2 फ्यूल्स ऐसे हैं जिसको कि प्रपोज किया गया कि हम कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन डेफिनेटली शामिल है और अमोनिया भी इसके अंदर शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 0 कार्बन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि आजकल हर कंट्री, इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, इवन आजकल तो कंपनीज भी, अगर आपको याद हो बीच में रिलायंस की एजीएम हुई थी तो रिलायंस ने भी अपने यहाँ पर नेट जीरो की बात करी थी कि 2030 तक वो नेट जीरो बनने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट्स को देखकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द हिंदू एडिटोरियल से क्वेश्चन बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है जो डाइवेस्टमेंट होता है दैट इज यूजुअली डन व्हेन अ फर्म इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। जब एक फर्म अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो डाइवेस्टमेंट किया जाता है। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली डन विद द एम ऑफ इंप्रूविंग अदर सेक्टर्स ऑफ द फर्म। तो फर्म के दूसरे सेक्टर्स को भी इंप्रूव करने के लिए डाइवेस्टमेंट किया जाता है। दोनों ही केस में बोथ एंटियल सेलिंग ऑफ एसेट्स और शेयर्स ऑफ द कंपनी, दोनों ही केस के अंदर एसेट्स भी बेची जा सकती है, शेयर्स भी बेचे जा सकते हैं। जल्दी से आंसर करिएगा। डाइवेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर एक हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया हुआ था, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया और आपको इसका आंसर करना है विद इन द लिमिटेड टाइम। चलिए डिस्कस करते हैं यहां पर। तो डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली डन जब कोई भी फर्म अच्छे से काम नहीं कर रही होती, अप टू द मार्क काम नहीं कर रही होती है, तो डाइवेस्टमेंट किया जाता है। जब एक कंपनी को डाइवेस्ट किया जाता है, कंपनी डिस्पोजेस, कुछ पार्ट जो कंपनी को उसे डिस्पोज कर दिया जाता है या फिर पूरे बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। डाइवेस्टमेंट जो है कॉमनली अकर होता है व्हेन अ पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द कंपनी वो अपने हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम फाइनेंशियल reasons or because the division has violated the principle of parent company
तो जब यहाँ पर काम अच्छे से नहीं किया जा रहा होता तो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी जो डाइवेस्टमेंट है वो किया जा सकता है, या फिर पेरेंट कंपनी जो है उसके एक प्रिंसिपल के हिसाब से भी कि हमें नहीं लगता कि इस फर्म को हमें अपने साथ रखना चाहिए, तो भी डाइवेस्टमेंट उसका किया जा सकता है। अदर कॉमन रीजंस की बात करें डाइवेस्टमेंट के लिए, सोशल प्रेशर भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। कंपनी कंडक्टिंग बिजनेस इन और विद अ कंट्री दैट हैज अनफेवरेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट, वो भी एक रीजन हो सकता है। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली डन विद द एम कि हमें क्या करना है, दूसरे सेक्टर जो फर्म के अंदर, मान लीजिए कि एक पूरी फर्म है उसके अंदर कुछ सेक्टर काम नहीं कर रहे, या डाइवेस्ट कर दो, बाकी को इंप्रूव करना शुरू कर दो, ये भी एक पर्पस इसके पीछे देखा गया है। तो काफी सारे पर्पस होते हैं डाइवेस्टमेंट करने के। डाइवेस्टमेंट ऑल्सो नोन एज डाइवेस्टिच्योर, लिख देता हूं डाइवेस्टिच्योर। डाइवेस्टमेंट को डाइवेस्टिच्योर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, लिक्विडेट कर रहे हैं, इसकी कुछ एसेट को या पूरी एसेट को बेच सकते हैं, या एंटायर डिवीजन को जो है बिना किसी इंटेंट के कि हम उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे, इसे लिक्विडेट किया जा सकता है, मतलब बेचा जा सकता है। अब यहां पर मैंने आपको डाइवेस्टमेंट का क्या मतलब है काफी सारे एंगल से बता दिए। तो क्या इसको तब किया जाता है जब एक पर्टिकुलर फर्म जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, बिल्कुल ठीक है। क्या डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली डन विद द एम ऑफ इंप्रूविंग अदर सेक्टर्स, यस, ये भी रीजन हो सकता है कि एक सेक्टर काम नहीं कर रहा, उसे लिक्विडेट करके दूसरे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। बोथ एंटेल सेलिंग ऑफ एसेट्स और शेयर्स, तो यस, दोनों के केस के अंदर एसेट और शेयर्स दोनों को ही हम सेल कर सकते हैं, लिक्विडेशन जो है वो इसके अंदर किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका जो डाइवेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हिंदू एडिटोरियल के अंदर ये आपका एक जो टॉपिक है वो दिया गया था। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स एज पर यूएएस 2020 रूल्स। ड्रोन्स काफी ज्यादा न्यूज में, क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, इवन मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। कुछ दिन पहले भी ये न्यूज में थे जब यहाँ पर हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसके ऊपर अटैक किया गया था कुछ ड्रोन्स के द्वारा, जहां पर कहा गया कि हमें अब थोड़ी सी सर्वेलेंस जो है बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पर अमेजोन से कुछ 1000, 2000, 5000 का ड्रोन लेकर ऐसे हमारे स्ट्रेटेजिक एरियाज को चेकआउट करना शुरू कर दे। यहाँ पे नैनो, माइक्रो, लार्ज 3 कैटेगरीज दी है। नैनो होते हैं लेस देन 250 ग्राम्स के, माइक्रो होते हैं 250 ग्राम से 150 केजी के, और लार्ज होते हैं ग्रेटर देन 150 केजी के। तो टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। आपका इंडियन एक्सप्रेस से ये बनाया गया है, क्योंकि पॉसिबल यूज ऑफ वेपनाइज्ड ड्रोन्स, कहा गया कि जो ड्रोन्स हैं इसके ऊपर वेपन लगा के जो टेररिस्ट है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें अभी से ही संभल जाना चाहिए ताकि इस तरीके की चीज को फ्यूचर में रोका जा सके। अब यहाँ पर कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं आपको सारा कैटेगरीज जो है इसके अंदर दिखा देता हूँ। भरत जो एक स्टूडेंट है मेरे, वो तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज के बारे में, बिकॉज ड्रोन्स का स्टार्टअप जो था वो उन्होंने स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर आए। तो भरत, दिस इज स्पेशली फॉर यू। तो नैनो ड्रोन्स जो है 250 ग्राम्स और इसके अंडर होते हैं। माइक्रो ड्रोन्स जो है 250 ग्राम से 2 केजी के होते हैं। मिनी ड्रोन्स 2 केजी टू 25 केजी, स्मॉल ड्रोन्स 25 केजी टू 150 केजी के होते हैं। लार्ज ड्रोन्स 150 केजी एंड अबव होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर बता दी है, जिसमें नैनो ड्रोन्स के ये तो आपका करेक्ट हो गया था, राइट। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद डिस्कस किया था हमने माइक्रो, जो कि कितने होते हैं 250 ग्राम से 2 केजी तक के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि 2 किलो तक होते हैं। इसके बाद माइक्रो के बाद आया मिनी, जो 2 केजी से 25 केजी होते हैं। फिर आया आपका स्मॉल, जो कि 25 केजी से 150 केजी होते हैं। फिर आपका है लार्ज, जो ग्रेटर देन 150 केजी होते हैं। तो यहां पर सेकंड आपका इनकरेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट। करंट अफेयर्स की सीरीज में 1 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं। 10 एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रेशियल जस्टिस को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर एक क्वेश्चन रहने वाला है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक एमसीक्यू रहेगा, पीएलआई के बारे में जानेंगे, अटॉर्नी जनरल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस को डिस्कस करेंगे। देन आपका फुकुओका अवार्ड के बारे में जानेंगे, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उसको डिस्कस करते हुए फाइनली mRNA वैक्सीन के बारे में जानेंगे। पर द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रेशियल जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रोजेक्ट। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूएन के द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स का टाइम है, टाइम जानबूझकर ऐड किया गया ताकि प्रेशर के अंदर आप कैसे आंसर करते हैं देखा जाए। यूएन रिपोर्ट ऑन रेशियल जस्टिस एंड इक्वालिटी भी इसे कहा जाता है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आगे यूएन लगा है तो किसके द्वारा लाई जाती होगी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूएन रिपोर्ट वाज ट्रिगर्ड बाय डेथ ऑफ फ्लॉयड, जो जब आई थिंक आज से 2 साल पहले की बात है, जब इसके ऊपर काफी ज्यादा जो विवाद है वो हुआ था। 1-2 साल पहले की बात है, जिसमें एक ब्लैक जो था उसकी डेथ हो गई थी और जो व्हाइट पुलिस ऑफिसर था उसको इसके लिए दोषी पाया गया था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये बताया गया कि डीह्यूमनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। कल्चरल टॉलरेंस जो है वो भी कम हो गई है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस जैसे इंस्टेंसेस जो है उसको लेकर भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट हैज सेट अ 4-point एजेंडा
टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। तो यहाँ पे रेशियल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए 4 पॉइंट एजेंडा जो है वो भी यूएन हाई कमिश्नर ने सेट किया है। खैर, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और किस किस चीज के बारे में बात करी जाती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पीसी मेहलानोबिस के बारे में है। पूछा गया पीसी मेहलानोबिस के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। उन्होंने थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया था। ही केम अप विद फ्रैक्टाइल ग्राफिक एनालिसिस मेथड टू कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज ऑफ वेरिएट ग्रुप। तो यहाँ पे वेरिएट ग्रुप्स जो थे उसके अंदर उन्होंने अपनी एक मेथोडोलॉजी जो थी, जिसका नाम यहाँ पर दिया, वो शुरू किया था। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है। 10 सेकेंड्स यू हैव इन योर हैंड्स, जल्दी से बताएं, क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल स्टैट्स डे जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है और नेशनल स्टैट्स डे के दिन पर हम पीसी मेहलानोबिस जो है उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो कि 1956 से 61 तक के चला था, ठीक है। और इस पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट बनाने का काम उन्हीं को दिया गया था। और सेकंड प्लान किस चीज के लिए जाना जाता है? सेकंड प्लान जाना जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी को जो यूज किया था, टेक्निक्स को जो यूज किया था, वो भी इसमें मेंशन करी गई थी। उन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स जो थी, लार्ज स्केल सैंपल सर्विस को इस्तेमाल किया था। ये जो था आपको सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने इसके अलावा रैंडम सैंपलिंग जो होती है उसका भी इस्तेमाल किया था। और एक नई टेक्निक जो थी, स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको कहा जाता है फ्रैक्टाइल ग्राफिक एनालिसिस, उसको भी यहां पर यूज किया था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अलग अलग ग्रुप्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि लार्जली जो उनका कंट्रीब्यूशन था या फिर जिस प्लान के लिए पीसी मेहलानोबिस जी को जाना जाता है वो है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया था। तो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और स्टैटिस्टिकल डे अभी सेलिब्रेट किया गया है, उस वजह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बाइनेंस। बाइनेंस को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। इट्स एक्सचेंज लाइज इन चाइना, चाइना में इसको एक्सचेंज किया जाता है, इसकी एक्सचेंज है। इट वाज डेवलप्ड बाय चाओ जेंगपेंग, चाओ जेंगपेंग के द्वारा इसे बनाया गया है। एक्सचेंज चाइना में है। मैं टाइम पीरियड आपका स्टार्ट कर देता हूं, जल्दी से बताइएगा। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है और आपको इसका आंसर करना है बाइनेंस। बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी है, बात तो ठीक है। बाइनेंस इज ए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम केमन आइलैंड रादर। और ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये है केमन आइलैंड के अंदर। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सेवरल क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज होने का। तो क्रिप्टो करेंसीज इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 2017 में इसे फाउंड किया गया था और इसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड माना जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। अगर हम रीसेंट अप्रैल 2021 का डेटा देखते हैं तो ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इसे चैंगपेंग जाओ के द्वारा फाउंड किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। क्या ये चाइना में लाई करती है? ये मैंने अभी आपको बताया, इट इज देयर इन केमन आइलैंड। तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट हो गई आपकी। इट वाज इनिशियली बेस्ड इन चाइना बट ड्यू टू इंक्रीज रेगुलेशन चाइना से इसे निकाल दिया गया, हटा दिया गया और इसका हेडक्वार्टर जो था वो चाइना के बाहर एस्टैब्लिश किया गया। क्या ये लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है? तो पहली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। यहां पर कोई भी आपका ऑप्शन जो है वो इससे मैच नहीं करेगा, बिकॉज ओनली थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और अगर आपने इस चीज को फिगर आउट कर लिया था कि यहां पर कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिएगा, दैट इज 1 एक्स्ट्रा मार्क फॉर योर कॉन्फिडेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिसमें कोई भी, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आंसर आप कर पाएंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी चेक होता है कि क्या इसके अंदर सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है भी सही या नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके कहा कि नहीं आंसर तो सिर्फ हमारा कौन सा होना चाहिए, आंसर हमारा सिर्फ ओनली 3 होना चाहिए, तो वहां पर अपने आपको 2 मार्क्स दे दीजिएगा। खैर यहां पे ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, केमन आइलैंड के अंदर से शिफ्ट किया गया था, पहले चाइना में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ओनली 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को लेकर, पीएलआई स्कीम को लेकर आजकल इस तरीके की स्कीम्स काफी ज्यादा लेकर आई जा रही है सरकार के द्वारा। पीएलआई स्कीम सीन इन द न्यूज इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, क्या ये स्टील के ऊपर अप्लाई होती है, फर्टिलाइजर के ऊपर, एसीसी बैटरीज के ऊपर? मिनट से ये क्वेश्चन बनाया गया है, सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं टाइम पीरियड, ताकि विद इन टाइम आप इसको आंसर कर पाए। न्यूली पास्ड फिस्कल स्टिमुलस जो है उसने भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए जो फंड्स है उसको एलोकेट किया है। यहां पर जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूं। सेक्टर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमोबाइल, ऑटो
कंपोनेंट्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरी जो हमारे ऑप्शन में भी था, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, स्पेशलिटी स्टील, व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। यहाँ पर डिपार्टमेंट भी दिए हैं और यहाँ पर कितना एलोकेशन दिया जा रहा है वो भी दिया। एलोकेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एरियाज जो है वो जानना काफी जरूरी है। तो एरियाज पता होने चाहिए, वो एरियाज किसके अंडर आते हैं वो भी पता होने चाहिए। तो अगर आप पीछे देखेंगे फर्टिलाइजर आपको कहीं पे दिखाई नहीं दिया, तो फर्टिलाइजर को आप एलिमिनेट करिए और स्पेशलिटी स्टील जो है और एसीसी बैटरीज इसके अंदर शामिल था। आंसर क्या हो जाएगा, इनको पीएलआई स्कीम के अंतर्गत डाला गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है ये चाइना को पीछे करने के लिए लाई गई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले जो लैपटॉप्स है उसके अंदर इस स्कीम ने काफी अच्छे से काम किया और उसके बाद इसे व्हाइट गुड्स के अंदर भी लेकर आया गया। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स में इसने कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई एंड दैट्स व्हाई हमने कहा कि और एरियाज में भी इसे यूज करना शुरू करते हैं। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है कि बताएं यहां पर तीनों को कंसीडर करते हुए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है एजी जो है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, हो सकता है उनको राइट टू ऑडियंस दिया गया है। ऑल द कोर्ट्स, पूरी हमारी भारत के अंदर जितनी भी कोर्ट्स है वहां पर उनको राइट टू ऑडियंस दिया गया, मतलब वो जाके सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं। ही इज बार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत उनको नहीं होती है। टाइम पीरियड मैंने आपका शुरू कर दिया है, जल्दी से आंसर करें इसके बारे में। यहां पर जो हमारे इनकम्बेंट एजी हैं उनकी जो टर्म है वो भी जो मिस्टर के वेणुगोपाल है उनकी टर्म को 1 साल से बढ़ाया गया है, इसी वजह से ये न्यूज थी। यहां पर बात करें क्या वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 76 को याद रखिएगा, आर्टिकल 76 में एजी के बारे में मेंशन किया गया है। एजी जो होते हैं वो एक तरीके से काउंसलर का रोल निभाते हैं सरकार को एडवाइस देने के लिए, सरकार को काउंसिल करने के लिए, बट ही इज नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर वो जब भी उनके काउंसिल की जरूरत पड़ती है सरकार उनको बुला सकती है, लेकिन वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते हैं, चीज ध्यान रखेगा। इसी वजह से वो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर सकते हैं। यहां पे लिखा ही इज बार्ड, नो ही इज नॉट बार्ड। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं, प्राइवेट केसेस भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई भी केस ऐसा आता है जो कि सरकार के विरुद्ध में आता है तो वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनका पहला क्लाइंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है ना। तो जब अपने पहले क्लाइंट के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति यहां पर कोई केस उनके पास लेकर आता है तो वो वाला वो नहीं ले सकते। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग पावर जो है वो उनके पास नहीं होती। तो बैठ के जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको सुन सकते हैं, बट वहां पर वोटिंग राइट उनको नहीं दिया गया। बट यस, ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो 1 साल के टर्म है वो यहां पर बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से, बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? न्यूज में थी अभी रिसेंटली, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में यहां पे आपका शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। अब एक टाइगर को सपोर्ट किया गया था, मल्टीपल टाइगर्स को सपोर्ट किया गया था बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, और ये लोकेट करती है कहां पर? सोचिए। यस, जो आपकी सेंचुरी है इट इज लोकेटेड इन असम। अभी मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू पिग्मी हॉक एंड हिस्पिड हेयर। तो जो एंडेंजर्ड कैटेगरी के पिग्मी हॉक, हिस्पिड हेयर है, उसके लिए भी ये पर्टिकुलर सेंचुरी जानी जाती है। सेंचुरी इज बॉर्डर्ड बाय बरनादी रिवर एंड नालापारा रिवर टू द वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो वेस्ट में बरनादी रिवर है, ईस्ट में नालापारी रिवर है। मेन फॉरेस्ट टाइप यहां पर आपको जो मिलेगी वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। किस तरीके के फ्लोरा फोना मिलेगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप का फ्लोरा आपको यहां पे मिल जाएगा, और यहां पर मिक्स्ड स्क्रब्स जो है, ग्रासलैंड जो है, वो भी यहां पर आपको कुछ कुछ जगह पर मिल जाएंगे। तो आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। यहां पर जो आपके 7 नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है, मैं आपको बार बार रिवाइज करा चुका हूं, और आप मुझे बताइएगा 6th और 7th नेशनल पार्क जो असम में नए आए हैं उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट? तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? टाइम पीरियड में यहां पर शुरू कर देता हूं, जल्दी से आंसर करिएगा। 10 सेकंड्स आपके पास हैं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। यहां पर FATF के द्वारा, IISS के द्वारा, UNSC के द्वारा, या फिर तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। इंडिया मेड ओनली मोडेस्ट प्रोग्रेस इन डेवलपिंग साइबर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था ये कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया जो है उसने कुछ ज्यादा तरक्की नहीं करी है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जो कि इमर्जिंग एरिया और इसमें काम करना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो रिपोर्ट लाई गई है किसके द्वारा लाई गई है? IISS के द्वारा, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रिपोर्ट एनालाइज करती है साइबर इकोसिस्टम हर कंट्री के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कंपटीशन, मिलिट्री अफेयर्स जो है वो किस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। और यहां पर अगर आपको याद हो, नेटो ने भी अभी स्पेस को और साइबर स्पेस को तो पहले ही कर रखा था, वो यहां पे इंट्रोड्यूस किया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसको लेकर उनकी तैयारी पूरी, अगर कोई भी कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है तो किसी भी देश के लिए अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बियॉन्ड स्पेस एंड साइबर स्पेस में भी अपने आप को एम्पावर करना काफी जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट डिवाइड करती है कंट्रीज को 3 टीयर्स के अंदर, और ये 3 टीयर्स वैसे मैंने आपको बताए हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर। मान लीजिए फर्स्ट टीयर है, ये सेकंड टीयर है, ये थर्ड टीयर है, ठीक है। और हमने देखा था यूएसए इज द ओनली कंट्री जो कि फर्स्ट टीयर के अंदर आती है। सेकंड टीयर के अंदर काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जो कि हमारे बराबर की वैसे दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा नाम यहां पर नहीं है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस है, देन कनाडा भी इसके अंदर आ जाता है, इजराइल, रशिया जैसी कंट्रीज, यूके जैसी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। इंडिया को भी इस कैटेगरी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन इंडिया जो है थर्ड कैटेगरी में है। आयरोनिकली जापान भी हमारे साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया, जापान, ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया जैसी जो कंट्रीज हैं वो थर्ड टीयर में, जिनको सेकंड टीयर में होना चाहिए था। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, IISS की रिपोर्ट से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि फुकुओका अवार्ड को लेकर है। रिसेंटली पूछा गया कि ये न्यूज में थे, ये किस चीज के लिए दिए जाते हैं? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, गैलेंट्री एक्ट्स के लिए, प्रमोटिंग एशियन हेरिटेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में यहाँ पे शुरू कर देता हूं, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, यहाँ पर किस चीज के लिए इसको दिया जाता है। अभी एक नोटेड जर्नलिस्ट हैं पी साइनाथ जी, उनको सिलेक्ट किया गया है इसके रिसेप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? फुकुओका प्राइज 2021 के पी साइनाथ, नोटेड जर्नलिस्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस चीज के लिए दिया जाता है? प्रमोटिंग एशियन हेरिटेज। किस तरीके से बताऊंगा। फुकुओका प्राइज जो है एनुअली दिया जाता है डिस्टिंग्विश पीपल को जो कि अवेयरनेस को बढ़ाते हैं एशियन कल्चर को लेकर, ठीक है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क को क्रिएट करते हैं, म्यूचुअल लर्निंग्स को एक्सचेंज करते हैं अमंग द एशियन पीपल। 11 इंडियंस जो है उनको सो फार फुकुओका प्राइज जो वो दिया जा चुका है। प्राइज को एस्टैब्लिश किया गया था 1990 के अंदर, ठीक है। और ये 11 इंडियंस को ऑलरेडी एनुअल बेसिस पे जो है वो दिया जा चुका है। और इस बार जो दिए वो जो नोटेड जर्नलिस्ट पी साइनाथ जी हैं उनको दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग एशियन कल्चर, एशियन हेरिटेज को बढ़ावा देते हैं उनको इस प्राइज से नवाजा जाता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इनकरेक्ट अबाउट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट को लेकर आपको बताना है कि गलत क्या है। यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है देयर शुड बी अ लैग ऑफ मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पे जो लैग है वो 6 महीने का हो सकता है। ओके, रादर लिखा है शुडेंट कि यहां पर 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चलिए, हो सकता है ये भी। फॉर ए सेशन टू कमेंस इन पार्लियामेंट मिनिमम कोरम जो होता है वो 1/10 की जरूरत होती है टोटल मेंबर्स का, जिसमें स्पीकर को शामिल नहीं किया जाता। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है। आप आंसर करें, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है कहा जा रहा है कि जुलाई 19 से शुरू होगा, तो शुरू होने वाला है। और यहां पर जो बेसिक आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है, उसको लेकर क्वेश्चन जो है बनाया गया है। यहां पर पहली जो स्टेटमेंट है देयर शुड नॉट बी अ लैग ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं और 3 सेशन में जो आपका अंतराल होता है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां पर कोरम की बात करी गई है, तो कोरम की बात करें तो यस, फॉर अ सेशन टू कमेंस इन द पार्लियामेंट मिनिमम कोरम जो होता है वो 110 चाहिए होता है, लेकिन इसमें स्पीकर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? ए। नहीं, आपसे क्या पूछा था यहाँ पे कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा आपका बी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ए आंसर के ये समझ के कि ये करेक्ट पूछा गया था तो -2 अपने आप को दे दीजिएगा। चलते हैं यहां पे जो मॉनसून सेशन है उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है mRNA को लेकर, mRNA वैक्सीन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है इट इंजेक्ट्स द mRNA मटेरियल ऑन द ऑफ द वायरस व्हिच द सेल्स रीड एंड डेवलप इनटू प्रोटीन। हो सकता है कि इसमें mRNA मटेरियल जो होता है वायरस का उसे इंजेक्ट किया जाता है, सेल्स उसे रीड करते हैं और प्रोटीन्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। दीज प्रोटीन्स आर देन बाउंड बाय बी सेल्स व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड बाय टी सेल्स क्रिएट एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय इट। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं जो बाउंड किए जाते हैं बी सेल्स के द्वारा और टी सेल्स के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं और इवेंचुअली एंटीबॉडीज बनाते हैं टू डिस्ट्रॉय। तो यहां पर क्या आंसर होगा? सोच समझ के आंसर करिएगा। mRNA को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। मोडेना जो है वो mRNA वैक्सीन जो है वो डेवलप कर रही थी और यहां पर मोडेना जो है इंडिया के अंदर चौथी कोविड वैक्सीन होने वाली है।
इसके बारे में आर्टिकल दिया गया था। मोडेना की जो वैक्सीन है कैसे काम करती है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जब इसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, मोडेना वैक्सीन पार्टिकल्स जो होते हैं दे बम्प इनटू द सेल्स और उसके साथ ये फ्यूज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए, mRNA जिसको कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है उसको रिलीज करते हैं, विच आर जेनेटिक मटेरियल दैट आर सेल्स रीड टू मेक प्रोटीन। तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या करना शुरू करते हैं, प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। द सेल्स मॉलिक्यूल्स रीड द सीक्वेंस एंड उसके बाद स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनाना शुरू किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे बी सेल्स जो होते हैं, इम्यून सेल्स जिनको कहा जाता है, वो इन स्पाइक्स के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, सम ऑफ द बी सेल्स होते हैं वो इनके साथ इस स्पाइक प्रोटीन के साथ लॉक इन हो जाते हैं। अब क्या होता है, ऑल दे नीड नाउ इज एक्टिवेशन बाय हेल्पर टी सेल्स। टी सेल्स जो होते हैं फिर उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद एंटीबॉडीज जनरेट होने लग जाती है और यहां पर जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पूरी ये जो आपकी पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। इसमें mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए मटेरियल वायरस का होता है, वो इंजेक्ट किया जाता है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। दीज प्रोटीन्स जो हैं दैट बाउंड बाय बी सेल्स, बिल्कुल ठीक है, बी सेल से बाउंड किया जाता है, टी सेल्स उनको एक्टिवेट करते हैं, एंटीबॉडीज बनती है और फिर स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मोडेना जो है इंडिया की चौथी कोविड वैक्सीन बनने वाली है। पहली 3 वैक्सीन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। मोडेना की जो mRNA वैक्सीन है। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 2 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसे एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर एक बार जो टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा जो लार्जली डिस्कशन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। हम वासेनार अग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, मेंडेस प्रिंसिपल्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, IPPR क्या है, देन कार्बीज बे हेल्थ डिक्लेरेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ICAI को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, मैप बेस्ड एक क्वेश्चन रहने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन के ऊपर एंड बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक MCQ जजेस के ऊपर रहने वाला है, देन फाइनली मातेरा डिक्लेरेशन क्या है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो कि वासेनार अग्रीमेंट को लेकर है। पूछा गया वासेनार अग्रीमेंट सीन इन द न्यूज, ये क्या है? क्या ये कोई अग्रीमेंट है कन्वेंशनल आर्म्स को सप्लाई करने के लिए, हो सकता है कोई अग्रीमेंट है फाइटोसैनिटरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए, या दोनों ही चीजें इसके अंदर करी जाती है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया जाता। किस चीज को लेकर आपने वासेनार अग्रीमेंट को न्यूज में देखा है? द हिंदू एडिटोरियल के अंदर इसका मेंशन किया गया था और इसको हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सो बेसिकली जो वासेनार अग्रीमेंट है, इट्स अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एट द रीजन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सकता है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई जा सकती है डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड कन्वेंशनल आर्म्स को ट्रांसफर करने में। तो जब भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी या कन्वेंशनल आर्म्स को ट्रांसफर करना होता है तो उसके अंदर कितना रिस्पॉन्सिबली हम ये काम कर सकते हैं, वो वासेनार अग्रीमेंट के द्वारा डील किया जाता है। इट इज वन अमंग द इंटरनेशनल ग्रुपिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये काफी सारे जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, उसमें से एक आपकी ग्रुपिंग है। तो अग्रीमेंट है ये एक तरीके का कन्वेंशनल आर्म्स को लेकर। आंसर तो आपका ए हो जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज सीन एज सक्सेसर टू द फॉर्मर। पहले क्या होता था, पहले कोकोम करके एक अग्रीमेंट होता था, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। उसके बाद इसे लेकर आया गया, कोकोम वाज टर्मिनेटेड बाय इट्स मेंबर ड्यू टू वेरियस ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां थी उसके अंदर एक्सपोर्ट कंट्रोल मेथोडोलॉजी को लेकर, और इसी वजह से 1994 में उसे रोक दिया गया था। द पार्टिसिपेंट कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कि नेशनल पॉलिसीज जो है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी सच प्रोडक्ट आर कैरिड आउट पीसफुली। और इसके अलावा बात करी जाए तो इसके अंदर 42 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, जो इसको फॉलो करती है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो यस, इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया इसमें एक मेंबर है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए। पहली जो स्टेटमेंट थी आपकी करेक्ट थी, द हिंदू के एडिटोरियल से ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, वासेनार अग्रीमेंट को लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वासेनार अग्रीमेंट से आगे बढ़ते हुए जो कि मेंडेस प्रिंसिपल्स को लेकर है, पूछा गया मेंडेस प्रिंसिपल सीन इन द न्यूज, ये किसके साथ डील करता है? साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग को लेकर ये डील करता है, लीगल सेफगार्ड ऑन बायो सेफ्टी लैप्सेस को लेकर डील करता है, न्यूली एस्टैब्लिश कोड जो ई व्हीकल्स के ऊपर हम लेकर आए उससे ये एसोसिएट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, टाइम पीरियड मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। मेंडेस के बारे में बताइएगा, द हिंदू में इसको लेकर आर्टिकल दिया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस चीज से रिलेट करता है। सो व्हाट कुड बी द आंसर? चलिए, तो यहाँ पे जो आपका मेंडेस एंटी टॉर्चर विजन जो है वो बताया जा रहा है कि इंडिया के लिए वो अभी भी
एक डिस्टेंट ड्रीम है, मतलब इंडिया जो है अभी उसको लाने वाला नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टॉर्चर, क्या होता है जब भी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, जिन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उनके साथ कई बार काफी ज्यादा टॉर्चर या बिहेवियर इस तरीके का भी किया जाता है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो थी 2016 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के अंदर सबमिट करी गई थी, और ये जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी जुआन ई मेंडेस के द्वारा करी गई थी, और इसी वजह से इसे मेंडेस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसमें ऐसे कुछ यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने की बात करी गई है ताकि जब भी इंटरव्यूइंग या इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो तो मेथोडोलॉजी जो अपनाई जाए वो नॉन कोएर्सिव नेचर की होनी चाहिए, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कुछ सेफगार्ड जो है वो भी देने चाहिए यहाँ पे, जिसको आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसके साथ आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके सस्पेक्ट शामिल होते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ शक होता है कि ये व्यक्ति जो है इसने क्राइम किया होगा। विटनेसेस शामिल होते हैं, उनके साथ भी इंटरव्यू करी जाती है। विक्टिम्स जो होते हैं उनके साथ भी इंटरव्यू करी जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू के अंदर कई बार उनके साथ भी कोएर्सिव बिहेवियर जो होता है वो देखने को मिलता है, टॉर्चर कई बार हो जाता है, इल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उसको ठीक करने की, उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात जो है वो रखी गई थी, मेंडेस प्रिंसिपल उनको कहा जाता है। सो दिस इज कंसर्निंग टू साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। आंसर हो सकता है आपका एक। ध्यान रखिएगा, द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेकर क्वेश्चनिंग के, और ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। UNGA के अंदर रिपोर्ट जो थी वो 2016 में दी गई थी। एक बार आर्टिकल दोबारा दिया गया था द हिंदू के अंदर, तो क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर आपसे जो एक पैनल है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लेकर, कोविड को लेकर, या फिर उसी तरीके के जो पेंडेमिक होते हैं उसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा बताइए करेक्ट क्या है यहाँ पर। इट वॉज क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय सेपी, सेपी के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया है, उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। इट विल रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कमिटी अपॉइंटेड अंडर IHR 2005। ये क्या करेगा, ये रिव्यू करेगा फंक्शनिंग को, किस चीज की, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन देखेगा किसका, IHR 2005 का। टाइम पीरियड में यहाँ पर आपका शुरू कर देता हूं, आप करिए इसका आंसर, फिर करते हैं इसके ऊपर एक एक डिस्कशन। क्या हो सकता है, द मिंट से ये क्वेश्चन बनाया गया है। द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स जो है उन्होंने अपनी एक जो मेन रिपोर्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। और यहां पर बात करी जाए, इंडिपेंडेंट पैनल जो एस्टैब्लिश किया गया था ये WHO के द्वारा किया गया था, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल इन रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन 73.1। तो यहां पे सेपी के द्वारा इसे नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टर जनरल DG जो WHO के हैं उनके द्वारा लेकर आया गया था। मिशन क्या था, द मिशन ऑफ इंडिपेंडेंट पैनल was to provide an evidence-based path for the future grounded in lessons of the present and the past, ताकि ensure किया जा सके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ इंक्लूडिंग WHO, ताकि जितने भी हेल्थ थ्रेट्स राइज होते हैं उनको सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो क्या करना था इसके अंदर, फ्यूचर को स्टडी करना था, प्रेजेंट को स्टडी करना था, पास्ट को स्टडी करना था, ताकि जितनी भी हेल्थ थ्रेट्स हमारे सामने आते हैं उसको यहां पर सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। जो WHO का रेजोल्यूशन था 73.1, इंडिपेंडेंट पैनल रिव्यू एक्सपीरियंस गेन्ड, और साथ ही साथ जो लेसन हमने लर्न करे कोविड-19 के टाइम पर उसको यहां पर समझने की और उसके बेसिस पर डिसीजन लेने की बात करी गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो पैनल है इसको रिव्यू और मतलब एक और भी काम दिया गया था जिसमें इसको क्या करना था, जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है उसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर रिव्यू भी करना था। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है, लेकिन ये सेपी के द्वारा नहीं लाया गया। इसमें DG कौन शामिल थे, DG WHO शामिल थे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, B विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, सेकंड इज करेक्ट। चलिए चलते हैं इंडिपेंडेंट पैनल जो WHO का है इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन को लेकर है, पूछा गया है। इसके बारे में बताएं कौन सी यहां पर आपकी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन सीन इन द न्यूज इज वाज एन आउटकम ऑफ, तो जो कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज में देखी गई है ये किसका आउटकम था, G7 कॉमनवेल्थ मीटिंग का, G20 वर्चुअल मीटिंग का, ग्लोबल हेल्थ असेंबली मीट का, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड्स में आंसर करेगा। हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन ये किसका आउटकम था, बेसिकली ये आपका जो कोविड-19 है उससे एसोसिएट करता था, बताता हूं अभी विद इन सेकंड्स। सो कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन वाज एन आउटकम ऑफ G7 मीटिंग, जो कि कहां पर करी गई थी, कॉमनवेल्थ UK के अंदर करी गई थी। इसके अंदर जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, दे प्लेज टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड इस पेंडेमिक को 2022 तक खत्म करने की बात इन पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स के द्वारा करी गई थी। यहां पर WHO को सपोर्ट देने की, WHO को स्ट्रेंथन करने की जो प्लानिंग थी वो भी करी गई थी, और कैसे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है इसको लेकर भी बात करी गई थी। द नेशंस फोरकास्ट दैट एटलीस्ट 60% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको हमें वैक्सीनेशन जो है करना है, इम्यूनाइज करना है
बाय द एंड ऑफ 2022। देयरफॉर इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ताकि जो पूरा प्रोसेस है इसे हम एक्सपीडाइट कर सके। और वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक्सपीडाइट तभी होगा जब हम पुअरेस्ट कंट्रीज को भी वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो देते हैं। इस सिनेरियो के अंदर 11 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उन डोजेस को कहा गया कि हमें प्रोवाइड करना है, और ये 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय मिड 2022 तक हमें प्रोवाइड करना है। यहां पे जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे उन्होंने कोवैक्स फैसिलिटी जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि यही वो फैसिलिटी है जिसके थ्रू काफी सारी कंट्रीज जो वैसे वैक्सीन को नहीं ले सकती, नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उनको यहां पर वैक्सीन प्रोवाइड करी जा सकेगी, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सके। सो आंसर इज G7 कॉमनवेल्थ मीटिंग। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो कोविड वैक्सीन है उसको लोगों तक पहुंचाने को लेकर थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ICAI को लेकर दो यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट रिसेंटली साइंड एन MOU विद QFC ऑफ कतर। कतर के साथ इसने अभी कोई MOU भी साइन किया। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं आपका। ये आपका डोमेन से क्वेश्चन बनाया गया है। ICAI फेमस बॉडी है काफी, लेकिन क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं ये आपको बताना है, और क्या कोई अग्रीमेंट साइन किया गया है या नहीं ये भी बताना है। चलिए देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1949 को। इसी वजह से कल हमने जो CA's डे है वो ऑब्जर्व किया था, और डॉक्टर्स डे, दोनों एक ही दिन आते हैं, डॉक्टर्स डे और CA डेज, तो ये दोनों कल ऑब्जर्व किए गए थे। उसी को लेकर यहाँ पर आर्टिकल्स जो हैं वो आए हुए हैं। सो ICAI जो है एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1, 1949 को एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है, सो यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है। अनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA's का जो प्रोफेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। यूनियन कैबिनेट जिसे कि PM चेयर करते हैं, उन्होंने 13 मई 2021 को इसी साल ही एक अप्रूवल जो था वो दिया था कि QFCA के साथ आप क्या कर सकते हैं, MOU जो है साइन कर सकते हैं। ICAI ने QFCA कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया था। द साइंड MOU जो है उससे बेनिफिट होगा कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी को भी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और ICAI को। तो यस, ये जो आपका MOU है ये साइन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? C विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कल हमने जो CA's डे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, इसे ऑब्जर्व किया था। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है सऊदी अरेबिया को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। तो कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सऊदी अरेबिया के बॉर्डर को टच करती हैं। सऊदी अरेबिया अपना सेकंड नेशनल एयर कैरियर जो है उसको लॉन्च कर रहा है, इस वजह से ये न्यूज में था। जो चीज न्यूज में है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो देश है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज्योग्राफी के हिसाब से मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बन के आ सकता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर मैप के ऊपर देखते हैं क्या ओमान का बॉर्डर टच करता है, इराक का करता है, इजिप्ट का करता है। चलिए यहां पर मैप के ऊपर देख लेते हैं। लेट्स मूव टू द मैप। तो यहां पर अगर हम देखेंगे दिस इज सऊदी अरेबिया, और ऊपर अगर आप देखेंगे UAE कतर का बॉर्डर टच हो रहा है, ओमान का, यमन टच हो रहा है, ऊपर जॉर्डन टच हो रहा है, इराक इज ऑल्सो टचिंग। तो ये सब बॉर्डर जो है यहाँ पर टच हो रहे हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे पीछे हमने देखा ओमान से बॉर्डर टच हो रहा था, इराक से हो रहा था, लेकिन इजिप्ट से बॉर्डर टच नहीं हो रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बीच में आपको इजिप्ट से बॉर्डर टच होता हुआ नहीं दिखेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ सो दैट यू कुड गेट एन आइडिया कि यहाँ पे इजिप्ट से और जो आपका सिनाई पेनिनसुला है उससे बॉर्डर टच यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मेंबर है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने एक मीटिंग जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की करी गई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एड्रेस किया था, तभी SCO न्यूज में था। PIB के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पूछा जा सकता है। टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। SCO इज अ परमानेंट इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और जो SCO को बनाया गया था जून 2001 के अंदर बनाया गया था, शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर, और इसमें रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान शामिल है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना शामिल है, किर्गिस्तान रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन इसके अंदर, रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान के साथ शामिल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ओरिजिनली 8 मेंबर स्टेट्स थे उसके नाम मैंने आपको बताया, जिसके अंदर ये तीनों मेंबर जो हैं वो भी शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इसके अलावा इसमें जो 8 मेंबर्स आज जो एग्जिस्ट करते हैं जिसमें चाइना, इंडिया भी शामिल है, रशिया
पाकिस्तान भी शामिल है। चलिए ध्यान रखिएगा, ओरिजिनली जो मेंबर्स थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए, जिसमें कजाकिस्तान और चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजिकिस्तान, ये सब शामिल थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी ये सारे मेंबर्स इसके अंदर है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दीज आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 8 मेंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू ऑन रेफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस रिफॉर्म्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो एमओयू है इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, जाम्बिया के साथ, कीनिया के साथ, बोत्सवाना के साथ, या फिर अफगानिस्तान के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये भी पीआईबी से बनाया गया है। पीआईबी से पिछले कुछ सालों में देखा गया काफी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, गवर्नमेंट का सोर्स है, इस वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया, और यहाँ पर जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स है उसको रेफर्बिश किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा, उसके अंदर तब्दीली लाई जाएगी। साइंड एमओयू जो है एक लीगल फ्रेमवर्क देगा टू द कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, दोनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेशन कर पाएंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है उसको लेकर भी बात होगी, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, लर्निंग्स करी जाएंगे एक दूसरी कंट्री से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाएगा और इसके थ्रू अपने आप को इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है ये भी लेकर आई जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किस कंट्री के साथ किया गया, जाम्बिया के साथ, और आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ पे एक बार लोकेशन जो है वो भी देख लेते हैं। सो आसपास की जो कंट्रीज है उसकी लोकेशन भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे सियरा लियोन है, लाइबेरिया है, देन आपका ऊपर माली है, सेनेगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज जाम्बिया, ऊपर आपका मोरिटेनिया है, और यहाँ पे आपका गिनी भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर 2 स्टेटमेंट द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया। पहली कहती है ही शुड हैव अ टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 10 years इन हाई कोर्ट एज एन एडवोकेट, 10 साल हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रह चुके हों। सीएजी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अलोंग सिमिलर लाइंस एज दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका रिमूवल किया जाता है, सीएजी का भी रिमूवल उसी लाइन पर किया जाता है। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, आंसर करिएगा इसके बारे में। और यहां पर जो जस्टिस अशोक भूषण जी हैं उनका टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड हुआ है, ये न्यूज थी, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके स्पेसिफिक जो इंडियन पॉलिटी है वहां से पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 124 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, सब आर्टिकल 3, दैट इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, पर्सन के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें से कुछ क्वालिफिकेशन में ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही और शी हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years जो है तो मतेरा डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फूड सिक्योरिटी से रिलेट करते द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था, जिसमें फॉरेन अफेयर्स जो थे उन्होंने बात करी आपस में मिलजुल कर, और ये देखा गया कि कैसे कोविड-19 के टाइम पे जीरो हंगर को एलिमिनेट किया जा सकता है। बेसिकली जीरो हंगर को एलिमिनेट करके जीरो हंगर को अचीव किया जा सकता है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारा है 2030 तक इसे अचीव करना है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेगी कैसे सोशल कोहीजन को बढ़ाया जा सकता है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अचीव किया जा सकता है। G20 मेंबर्स ने ये बात करी, और पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सकता है। इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करी गई। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी यहाँ पर रिमूव करने की बात करी गई है। मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपने मेंस और इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आपको एनिमेशन, जो हिस्ट्री का एनिमेशन होता है उसके वीडियोस भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। और इसका फर्स्ट वीडियो आई थिंक प्रोबेबली कल जो है फर्स्ट वीडियो इसका प्रीमियर किया जाएगा, जिसमें जो हिस्ट्री होती है आपकी वो अराउंड 35 लेक्चर्स के अंदर एनिमेशन के थ्रू कवर करी जाएगी। कुछ वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए उसका एक वीडियो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है इसमें हम कोशिश करेंगे 15 से 20 वीडियो की ये सीरीज बनाने की, जिसमें मेंस में मैं आपको स्टूडेंट्स के जो आंसर्स है वो दिखाऊंगा, उनके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आंसर को इंप्रूव किया जा सकता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से अपने मार्क्स जो है वो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, 6 से ज्यादा किए ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। और कोशिश करिएगा यहाँ पे जब सेकंड टाइम आप वीडियो को देखते हैं अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सो कोशिश करें इन 1 पेज में आपके पूरे ये जो लेक्चर एक वीडियो होता है इसके नोट्स अवेलेबल हो जाए।
टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्योंकि सिर्फ वीडियो के अंदर होती है तो वो और भी बेहतर तरीके से आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगी। उसके नोट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप जरूर बनाएंगे। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।